कृषि परिसर में यहाँ पर जब एकत्रित हुए हैं, और नवाचार निश्चित ही एक नई सोच, एक नया प्रयास हमेशा से मानवीय प्रयास रहा है। मैं भूमिपुत्र टीम सचिन और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि ये हमारी भारतीय कालगणना के अनुसार अधिक मास का समय चल रहा है और ऐसी भीषण गर्मी में 24 मई 2026 का ये दिन निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। खेती की बात होती है और खेती के साथ साथ जब हम दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रयत्नरत हैं, तब निश्चित ही भारत जैसे विकासशील देश जो विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए प्रयासरत है और जहां खेती इस पूरे इकोनॉमी का या हमारी आर्थिक संरचना का आधार रहती है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहती है, और तब हम अपनी परंपरा से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में जब इस तरह के प्रयास हमारे सामने आते हैं तो ये हर छोटी जीत के लिए असली अल्फोंसो और रसीले हम बदलने की स्थिति में अपने आप को तैयार करने की स्थिति में है। मैं पुनः इस बहुत ही अच्छे ऐतिहासिक कार्यक्रम में इसका आरंभ भी अच्छा बता रहा है, तो इन प्रयासों को मैं साधुवाद देता हूँ। साधुवाद इसलिए क्योंकि एक लीक पे चलना और एक लीक से हट के चलना, पानी की दिशा में बहना और पानी की दिशा के विपरीत बहना, इन प्रयासों में बहुत फर्क है। 2014 के बाद हमने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है, वो परिवर्तन को महसूस किया है, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो, चाहे वो भारत के आंतरिक स्तर पे हो, हमने इस परिवर्तन को बड़े शिद्दत से महसूस किया है। तो ये परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन में हमारे देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग जो किसान कहलाते हैं, उनका पिछड़ापन, निश्चित रूप से पिछड़ापन कहा जाएगा यदि हम नवाचार नहीं करते हैं। हमारे बीच में जो सम्मानीय अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं, विशेष रूप से बदनावर क्षेत्र की ये ऐतिहासिक धरा जो आने वाले समय में पूरे भारत में अपना स्थान रखेगी, और तब कोच जैसी ये जगह निश्चित रूप से आज के 24 मई के दिन में जो इतिहास हम लिखने जा रहे हैं, हमारे यहाँ नवाचार की क्रांति हमारे पश्चिम क्षेत्र से विशेष रूप से संदला, तिलगारा, रूपाखेड़ा वहाँ से हो चुकी है। और हमारे बीच में हमारे सम्मानीय अतिथियों में जो अतिथि उपस्थित हुए हैं, सम्मानीय कन्हैयालाल जी, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल परंपरागत खेती को त्यागा है और ये नवाचार करते हुए आगे बढ़े हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि बहुत कम रकबे में, सामान्य रूप से 10 बीघा के ऊपर, 20 बीघा के ऊपर तो लोग अच्छे माने जाते हैं, लेकिन 5-5, 10-10 बीघा में जो इन्होंने क्रांति करी है, और ये क्रांति भी नवाचार से ही उन्होंने प्राप्त करी है, तो ऐसे लोगों का अनुभव जब यहाँ पर होगा तो हमें निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जागरूकता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ हमें एक अच्छा, एक जिसको कहते हैं विचार, हमारे मन में आएगा। हम अभी रबी और खरीफ की फसलों में निश्चित रूप से बिल्कुल परंपरागत रूप से, मैं जिसे मालवी की भाषा में जब बात कर रहे थे सचिन से और मैं हमेशा बात करता हूँ, पुछड़ा पकड़ खेती चल रही है हमारी। पुछड़ा पकड़ कार्यक्रम पूरा चल रहा है कि हम सोयाबीन और गेहूं और एक आध फसल और बीच में अब जो मटर आ गई है उसको छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और तब हमें सचिन जैसे युवा जब ये ऐसा कोई कार्यक्रम लेके जब आते हैं तो इन लोगों के लिए निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गौरव की बात होती है कि हमारे बीच का कोई बंदा उठ के आता है और वो एक नई दिशा बताने के लिए हमें संकल्पित करता है। तो मैं आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में सचिन जी से अनुरोध करता हूं कि हम इस कार्यक्रम का आगाज करें। मैं हमारी भूमिपुत्र की पूरी टीम, सचिन जी और उनके पूरे सभी साथियों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े गर्व के साथ हमारे बीच में जिस सहजता से पधारे हैं सम्मानीय माननीय नरेंद्र जी तांबे साहब, सम्मानीय कैलाश जी पाटीदार साहब, माननीय कन्हैयालाल जी पाटीदार साहब, माननीय संदीप जी पाटीदार साहब, माननीय हर्षित जी गोधा, माननीय नेमिश जी पाटीदार, माननीय शुभम जी पाटीदार, माननीय लखन जी पाटीदार,
और हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य सहयोगी हैं, जिनके हम जैसे ही हमने एंट्री करी है, हमने दरवाजे पे देखा है, महिंद्रा ट्रैक्टर के अधिकृत विक्रेता सम्मानी महालक्ष्मी मोटर्स, उनके भी सम्मानी हमारे बीच में जो पधारे हैं प्रतिनिधि के रूप में, लक्ष्मीदास जी बाद में पधारेंगे, लेकिन प्रहलाद जी राठौड़ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा। सही फार्मिंग के हमारे सम्मानी जितेंद्र जी पाटीदार साहब, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमारे आराध्य देव युद्ध, नमस्ते श्री जगन्नाथ, नमस्ते बलभद्र। बलराम जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन, सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम यहाँ पर सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मधुबन खुशबू देता है। Get party handbags for wedding at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. जब भी दीप प्रज्वलन के बाद उत्साह का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है, जो उत्साह और जो ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में या हमारे सार्वजनिक जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और ये प्रेरणा का पुंज Create a system to clear my case backlog. अतिथियों की ये श्रृंखला जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत होते हुए विद्वान हैं और प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली काम करने के लिए प्रतिबद्धित हैं। पुष्पार्पण, पुष्पहार के साथ हमारे आराध्य देव, ये भारतीय परंपरा, हर क्षेत्र की अपनी विधा और हर क्षेत्र के अपने आराध्य। ऐसे हलधर भगवान बलराम के तेल चित्र पर माल्यार्पण हमारे सम्मानीय अतिथियों द्वारा। मंच के बाईं ओर जो व्यवस्था है मंच पर आने की, वहाँ से ऊपर लाने का कष्ट करें। और एक प्रार्थना का आदेश हुआ था, मैं सभी उनसे अनुरोध करूंगा जो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारी उच्च भारतीय परंपरा की एक प्रार्थना हम यहाँ से आरंभ करेंगे और अतिथियों से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अतिथियों से भी अनुरोध है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस उच्च भारतीय परंपरा में एक साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए इस प्रार्थना का बड़ा महत्व है और उस महत्व को सभी ने अपनी उपस्थिति से सार्थक किया है। अनुरोध है, हमारी एक और उच्च भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव, पधारो हमारा देश, या ऐसा कोई भी विषय जो हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए हमें प्रेरित करता है। मैं इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। सम्मानीय माननीय डॉक्टर नरेंद्र जी तांबे साहब जो हमारे बीच इंदौर से पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए माननीय बलराम जी जाट साहब जो कलोरा से हमारे बीच में हैं, वे पधारे। माननीय बलराम जी जाट साहब, स्वागत की इस परंपरा को उच्च सोपान दें। ये हमारे बीच के सम्मानीय नरेंद्र जी तांबे साहब, उनका हम स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। माननीय कैलाश जी पाटीदार साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय मिनेश जी पाटीदार साहब को, जो हमारे तहसील पाटीदार समाज के अंगवस्त्रम, ये हमारा जो केसरिया दुपट्टा है, इस दुपट्टे से स्वागत करें। कैलाश जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए हैं, तो मिनेश जी पधारें और हमारे अपने कन्हैयालाल जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय संदीप जी पाटीदार के स्वागत के लिए विनोद सिंह जी पंवार साहब को, कि वे आएं और स्वागत करें हमारे सम्मानीय संदीप जी पाटीदार साहब का। विनोद सिंह जी पंवार साहब जो कानवन से हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में कण्व सेवा संस्थान जो पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे यहाँ मील के पत्थर के रूप में जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, ऐसी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सम्मानीय संदीप जी के स्वागत के लिए विनोद सिंह जी पधारें। धन्यवाद। स्वागत है सम्मानीय हर्षित जी गोधा साहब का, और आमंत्रित हैं सम्मानीय गोपाल जी डेरीवाला। गोपाल जी डेरीवाला साहब सादर आमंत्रित हैं, वे पधारें और स्वागत करें सम्मानीय हर्षित जी गोधा का। के स्वागत के लिए सम्मानीय गोपाल जी डेरीवाला साहब, धन्यवाद। हमारे बीच में एक और युवा जो अतिथि के रूप में विराजित हैं, सम्मानीय नेमिश जी पाटीदार, मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा सम्मानीय राधेश्याम जी चोपड़ा साहब कोच से, वे पधारें और स्वागत करें हमारे सम्मानीय नेमिश जी का। राधेश्याम जी चोपड़ा साहब अमोदिया से हैं। राधेश्याम जी चोपड़ा साहब अमोदिया से, वे पधारें, पीछे की पंक्ति में हैं, पधारें। जी वो कर लेंगे अपन सेट, तो वापस एक बार और बुला लेंगे। आमंत्रित हैं सम्मानीय राधेश्याम जी चोपड़ा। नेमिश जी के स्वागत के लिए अंगवस्त्रम जो हमारी उच्च भारतीय परंपरा का ये दुपट्टा है केसरिया, उस दुपट्टे से स्वागत। आमंत्रित करूंगा सम्मानीय नरेंद्र जी रेशमगारा। सम्मानीय नरेंद्र जी रेशमगारा, वे आएं और शुभम जी का स्वागत करें। प्रहलाद जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करें। प्रहलाद जी हमारे बीच में हैं। हमारे महालक्ष्मी लखन जी सीधे मंच पर आ जाएं, आपका इंतजार चल रहा था। और लखन जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा खेमराज जी साकरिया जी को, कि वे आएं। खेमराज जी पधारें और स्वागत करें। प्रहलाद जी के स्वागत के लिए मैं सम्मानीय संदीप जी से अनुरोध करूंगा कि वे सम्मानीय प्रहलाद जी का स्वागत करें। सम्मानीय
जितेंद्र जी का भी स्वागत हो चुका है। मैं कैलाश जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। अनुरोध है कि वे सीधे मंच पर आएं। कैलाश जी और शुभम जी मंच पर आएं। हमारे बीच जिनकी उपस्थिति बड़ी गौरवान्वित है, गौरव प्रदान कर रही हैं। आज के इस समृद्ध किसान अभियान का ये प्रयास हमारे क्षेत्र में निश्चित ही इस तरह का ये पहला प्रयास है और ये पहला प्रयास इस सदन में उपस्थित कैलाश जी से अनुरोध है कि आपकी बड़ी डिमांड है, थोड़ा शीघ्र आ जाएं। ऊर्जा से भरे हुए हमारे कैलाश जी, मंच के बाईं ओर चढ़ने की व्यवस्था है और अनुरोध रहेगा हमारी टीम से कि इस स्टेप्स को हम आगे ही कर लेंगे, जिससे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने में हमें कैलाश जी के स्वागत के लिए मैं सम्मानी हमारे बीच से हम किसी को आमंत्रित कर लें जो रह गया। अर्जुन जी जादव साहब पधार जाएं। अर्जुन जी जादव पधारे हैं हमारे बीच में, जो देवेंद्र जी जायसवाल पधारे हैं और वे स्वागत करें। शुभम जी का स्वागत करने के लिए पधारे हैं सम्मानी जायसवाल जी। हमारे बीच में आज के इस नवाचार के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में जब हम आनंदश्री परिसर में एक बहुत बड़ी उपस्थिति में 45 डिग्री के तापमान में एकत्रित हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक भाव है, प्रश्न है, उत्सुकता है, उमंग है और परंपरा और आधुनिकता के संगम के साथ एक एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। डेजर्ट कूलर चल रहे हैं जो हमें अनुकूलित कर रहे हैं वातावरण के अनुरूप, और इन सब में जब इतने सारे लोगों को इकट्ठे करने का काम आता है, चूंकि सोशल मीडिया का युग है, बहुत जल्दी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैन टू मैन जो संपर्क रहता है वो संपर्क बहुत बड़ा रहता है, और उस संपर्क में जो सबसे बड़ी भूमिका रहती है जो इस कार्यक्रम को इस सूत्र में बांधने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो हमारे यहाँ किसान परिवार से हैं, हमारे क्षेत्र के समृद्ध किसान परिवार से हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा है, उसमें उमंग है, उसमें उत्साह है, उसमें आगे बढ़ने का जज्बा है, वो किसानों के हक में लड़ सकता है, किसानों के बारे में सोचता है, और किसानों के बारे में सोचते हुए जब वो ये बात सोचता है कि हमें नवाचार की आवश्यकता है। मैं एक बहुत छोटी सी बात का जिक्र करूंगा, मेरी बात से बहुत सारे लोग तो वाकिफ भी नहीं होंगे। आज हम जिस धरती पे खड़े हैं ये बहुत नेतृत्व वाली धरती है, कोद। आज हमारे बदनावर की जो सब्जी मंडी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, जिसका पूरे भारत में स्थान है, और उसका नेतृत्व लगभग 80% हमारे कोद के लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जो मैं जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि अब तो गूगल का जमाना है, काफी लोग बहुत कुछ सर्च कर लेते हैं, लेकिन 70 के दशक में जो मध्य प्रदेश की कृषि डायरी निकलती थी उसमें कोद का जिक्र था। मेरे ख्याल से 77-78 की वो डायरी थी, उसमें कोद का जिक्र था। तो पूरे मध्य प्रदेश में जितने ट्रैक्टर थे, महालक्ष्मी ट्रैक्टर्स हमारे इस कार्यक्रम को हमारे मेन सहयोगी हैं, सम्मानी आदरणीय महालक्ष्मी ट्रैक्टर्स के लक्ष्मीदास जी और उनकी पूरी टीम। लेकिन जब पूरे मध्य प्रदेश में जितने ट्रैक्टर थे तो उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत कोद में था। आपको आश्चर्य होगा, और मेरी बात यदि आप मेरी बात को समर्थन देते हैं तो जोरदार तालियों से बताएं, ये वो कोद है। तो एक ऐसी जगह का चयन करना और उस जगह पर इस नवाचार को इंट्रोड्यूस करना, उसका परिचय देना,
निश्चित रूप से मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जिसने इन सब चीज़ों को अपने सूत्र में लिया और उसको परिपालित करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए इतने लोगों को इकट्ठा किया। कल बात चल रही थी सचिन जी से, तो बोल रहे थे युवा आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन आज आप यदि इस सदन का फोटो देखोगे तो जितने भी लोग हैं वो युवा हैं। और मैं यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्गों से परिचित हूँ, जो बुजुर्ग तो नहीं कह सकते हैं लेकिन 50 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन उनका जज्बा शायद 25 के जवानों को भी शर्मिंदा करे। ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनसे मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऊर्जा से भरे हुए, संकल्पित, और उनका परिचय मैं क्या दूँ, वो खुद एक परिचय है। बहुत तेजी से किसानों की समस्या को लेकर वो उठ खड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। किसान आंदोलन हुआ, हम सब चीज़ों का जिक्र करेंगे क्योंकि ये हमारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और बात चल रही थी, मैंने बात बताई कि हमारे देश की जीडीपी में हमारे कृषि का जो योगदान है वो घटता जा रहा है तेजी से। आज़ादी के समय लगभग 27% था और आज लगभग 16 से 18% है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल के आंकड़े कह रहे हैं। और तेजी से सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? आज बहुत सारी बातें होगी। इजराइल की बात करते हैं, 6 इंच बारिश होती है, हम लोग 40, 45, 50 तक पहुंच जाते हैं। राजेंद्र सिंह जी का कार्यक्रम हुआ था जल पुरुष का कड़ौद में, मैंने सहभागिता की थी एज ए संचालक। तब उनने भी यही बात की थी कि आप लोग क्यों पीछे हो। और ये पिछड़ापन दूर करने के लिए जब युवा आगे आता है तो हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। सचिन पाटीदार मंच पर आए और इस आगे के कार्यक्रम को आगे इधर से आए, मंच के बाईं ओर से आए, सदन को प्रणाम भी करें। आपका ये प्रयास है और जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका स्वागत करें, क्योंकि हमारे बीच में से ही कोई युवा आएगा जो हमें नई दिशा दिखाएगा। पहले आप सदन को, बहुत अच्छा प्रयास है, मैं आपके इन प्रयासों को, आपके इस प्रयास को मैं अनुमोदन करता हूँ, जैन परंपरा में अनुमोदना करता हूँ। और आप बहुत अच्छे से आपने ये कार्यक्रम किया है। आगे आए और आज के इस कार्यक्रम का आगे का सूत्रधार, आगे का संचालन संपादित कर। आज का ये दिन मेरे लिए वाकई में बहुत भावुक कर देने वाला एक पल है ये, क्योंकि सुजीत सर से मेरा परिचय मेरे जन्म के समय से लगभग 30 वर्ष से मुझे जानते हैं। और स्वर्गीय मेरे दादाजी आदरणीय बालाराम जी पाटीदार के साथ में इन्होंने काम किया। मेरे पूर्व विधायक स्वर्गीय खेमराज पाटीदार जी, मेरे आदरणीय ताऊ जी के साथ में इन्होंने कई कार्यक्रम करे और उनके मंच का संचालन किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरे व्यक्तिगत गर्व का विषय है कि आज इस कार्यक्रम में सुजीत सर मेरे लिए संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार सुजीत सर के लिए तालियां। पूरी गर्मजोशी से सुजीत सर का कोद की इस धरती में हार्दिक स्वागत है। माफ कीजिएगा, दादाजी का नाम लेते हुए और ताऊ जी का नाम लेते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, इसलिए जीवान थोड़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन अब ठीक है। आज का कार्यक्रम, मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं और फिर अपन फटाफट इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जिस मकसद से अपन यहाँ आए वो मकसद अपन अपना पूरा करते हैं। साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और पिछले 3000 वर्ष से भी ज्यादा समय से भारत कृषि करता आया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 दशक 2 दशक से किसान कृषि में नवाचार नहीं कर पा रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उस पर हम आगे हमारे अतिथियों के साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है और उसमें समय समय पर नवाचार होना बहुत जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में हम 3 चरण में ये कार्यक्रम करेंगे, 3 सेशन करेंगे। पहला सेशन हमारा जैविक औषधि और अवाकाडो फार्मिंग से संबंधित रहेगा। दूसरा सेशन हमारा बागबानी और हार्टिकल्चर से संबंधित रहेगा। आखिरी अंतिम सेशन ब्लूबेरी और एफपीओ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम कैसे अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते हैं, किसान संगठित होकर कैसे अपनी आय को बढ़ा सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सब जानते हैं कि हमने खर्च करने के सारे साधन में एकजुटता कर लिए, संगठन बना लिए,
चाहे वो सामूहिक के कार्यक्रम हो, क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम हो या गांव में कोई भंडारा हो, जब भी जरूरत पड़ती है हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन कमाने के लिए हम सब अलग अलग जूझ रहे हैं। मैं अपनी मुसीबतों को लेके जी रहा हूं, आप अपनी मुसीबतों को लेके जी रहे हैं। आज हमारा ये सामूहिक प्रयास है कि किसान कम से कम कमाने के लिए भी एकजुट हो और अपनी समस्याओं को साथ में बांटे। हम एक दूसरे के सहयोगी बने, कॉम्पिटिटर नहीं। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हमारे अतिथियों की जो पहली पैनल है उसको मैं बुलाना चाहता हूं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। उनका परिचय मैं लिख के लाया हूं, तो थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूं कि जिन्होंने मिट्टी को सिर्फ समझा नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी मिट्टी के नाम कर दिए, जिनका अनुभव खेतों की किताब है और जिनकी सोच आज भी किसानों के लिए प्रेरणा है, ऐसे हमारे अतिथि, हमारे वरिष्ठ अतिथि आदरणीय नरेंद्र जी तांबे, उनको मैं पूरी गर्मजोशी के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पीछे बैठे साथी भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे अतिथि काफी दूर से आए हैं और ये सभी पूर्ण रूप से किसान हैं। इनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आइए सर, आपका स्वागत है। थोड़ा सा लाइट का देखना, क्या इशू है सर? उससे उधर है। हाँ, हमारे दूसरे अतिथि जिन्होंने कई वर्षों से युवा किसानों को कैसे कृषि के साथ में व्यापार की तरफ ले जा सके, जो किसानों को सिर्फ खेती नहीं, खेती से व्यापार और समृद्धि का रास्ता दिखा रहे हैं, जिन्होंने हजारों किसानों को नई दिशा दी है और औषधि खेती में आंदोलन बना दिया है। जोशीली तालियों के साथ स्वागत करें एग्री एंटरप्रेन्योर आदरणीय संदीप पाटीदार जी का। सर, स्वागत है आपका भी मंच पे। हमारे तीसरे अतिथि, वैसे इनका हमने अंत में रखा था लेकिन हम ये काफी दूर से आए हैं और इन्हें जाना भी है, तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि यह खेती भारत में संभव नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। ये ऐसी खेती की किस्म इस देश में लेके आए विदेशी पद्धति की, जिसके बारे में लोगों ने सुना ही नहीं है और अब थोड़ी थोड़ी जानकारी हुई है। ऐसी खेती करने वाले अवाकाडो की खेती इन्होंने पूरे प्रदेश और देश में जिससे नाम कमाया है, वैसे हमारे युवा अतिथि आदरणीय हर्षित गोदा जी का मैं मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्लीज आप पधारिए। माइक। नमस्कार सर, ऑन कर लीजिए। है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को। क्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। आप सभी मेरे से उम्र में वरिष्ठ हैं और लाइट की अगर थोड़ी सी समस्या है तो उसके लिए माफी चाहेंगे हम। आज सर हम खेती के ऐसे विषय जिसके बारे में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपने कई लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया है प्रदेश और देश में, तो मैं शुरू करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र तांबे जी से। तांबे सर, आपने खेती को सिर्फ देखा ही नहीं, जिया भी है और कई वर्ष से आप खेती करते आए हैं। आपका जो सफर है, जहाँ से शुरू हुआ है, आपका एक छोटे से गांव से सफर शुरू हुआ है और ब्रिटेन तक आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और पूरे देश को जैविक और मिट्टी के बारे में जागृत करने का काम किया है। सर, शुरू से बताइए आपका सफर कैसा है और आपने कहाँ से ये यात्रा शुरू करी थी? पहले मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। मैं खड़ा हो जाऊँ, मेरे को खड़ा होने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ इस युवा टीम को जिन्होंने इतना बढ़िया प्रयास किया है
कि सभी युवाओं को यहाँ इकट्ठा कर दिया। मैं भी अपने आप को युवा ही मानता हूँ। नरेंद्र कुमार तांबे ये नाम है मेरा, और मैं आपका पड़ोसी हूँ। जहाँ मेरा नाड़ा गड़ा है वो गांव है कलारिया। ये इंदौर के ठीक पहले आता है, बेटमा के बाद ऑन रोड। यहाँ का हूँ मैं, यहाँ खेती बाड़ी है, और अब भले इंदौर रहता हूँ। ऐसी सर्विस में था जिन्होंने किसानों को ये बताया कि संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करो वरना खेती बर्बाद हो जाएगी। उस प्रोजेक्ट में मैं 25 साल रहा। इंडो ब्रिटिश फर्टिलाइजर एजुकेशन प्रोजेक्ट, वो एजुकेशन प्रोग्राम था। उसमें रहा मैं, छत्तीसगढ़ में रहा, फिर मंदसौर में रहा, धार जिले में रहा। बस यही काम कि किसानों को अनसंड फर्टिलाइजर से बचाना, अनसंड पेस्टिसाइड से बचाना, ताकि ज़मीन बच जाए। आज एक मकसद लेके निकला हूँ, बस दुनिया मरे तो मरने दो, किसान नहीं मरना चाहिए। तो इसी काम से निकला हूँ। मेरा ट्रांसफ़र हो गया था आसाम। जब मैं धार जिले में था गंदवानी में, तो वहीं से मेरा उस प्रोजेक्ट का ट्रांसफ़र हो गया था आसाम। तो मैं आसाम नहीं गया। अपन माड़वा का लोग ज़्यादा दूर जावा नहीं, MLA सांसद को भी जोर लगाड़ना हूँ, वहाँ नहीं गयो। मैंने VRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और तब से ये सोचा कि अब पूरी ज़िंदगी किसानों के लिए देना है। और एक लक्ष्य लिया है। 4-5 साल पहले जो कोरोना आया था, कोरोना के 125 साल पहले प्लेग आया था, और जब प्लेग फैला कलकत्ता में, तमाम लोग मर रहे थे। तो उस समय विवेकानंद लोगों की सेवा कर रहे थे, उनके वॉलंटियर। एक दिन अचानक विवेकानंद जी गायब हो गए। तो उस समय के वायसराय ने कहा कि विवेकानंद जी कहाँ गए, उन्होंने लोगों की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, वो प्लेग वालों की, उनको ढूंढो। तो मालूम पड़ा कि कलकत्ता से 50 किलोमीटर दूर वो एक गांव में चले गए, क्योंकि उनको मालूम पड़ा था कि इस गांव में इस गांव में प्लेग फैला हुआ है, बहुत लोग मर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद अपनी टीम को लेके वहां पहुंच गए। जब उनको खबर पहुंचे कि तुम यहाँ आओ, यहाँ कलकत्ता में लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने वहां संदेश भेजा था कि दुनिया मरे तो मरने दो, किसान नहीं मरना चाहिए। और वही चीज़ मैं अपने जीवन में उतार करके लगा हूँ। कोई भी संस्था जो किसानों के लिए काम करती है, ये जाट साहब के गांव में भी मैं गया हूँ, ये सुजलान वालों ने भी एक प्रोग्राम किया था, तो मैं यहाँ भी आता हूँ। कृषि मेले जो आपके हैं कृषि विभाग के, और इसके अलावा बहुत सारे NGO का सलाहकार हूँ। और बस यही है, थोड़ी सी ज़मीन है गाँव पे, भतीजे देख रहे हैं। आज की तारीख में न लैंड है न लॉर्ड है, फिर भी लैंड लॉर्ड हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैठिए आप, अरे सबको आखिरी तक। आवाज का कोई इशू? ठीक, हाँ। आदरणीय संदीप जी, आज से हमारा पहला जो सवाल है आज वही यही है कि आपने हजारों किसानों को जो है कई वर्षों से आप ट्रेनिंग दे रहे, कितने ही किसानों को उद्यम की तरफ भी आप लेके आए हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एग्री बिजनेस में आपका आना कैसे हुआ, क्योंकि आप भी एक किसान परिवार से हैं, और मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ, राजस्थान में आपने अपना व्यापार को फैलाया फुलाया, और आज पूरे देश में आपका नाम हो रहा है। दोनों राज्य की सरकारों ने आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया है। आज हमारे जितने भी किसान साथी यहाँ मौजूद है, उन सभी को अपनी यात्रा बताइए सर। तब तक बातचीत करने का मजा नहीं आता है, निगाह हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए 73 साल की उम्र में मैं 3 घंटे खड़े खड़े बोल सकता हूँ सर। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म मंच और सचिन जी और बाकी युवा जितने भी आज जो प्रोग्राम किया काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छी मेहनत करके हमने आप लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया, ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरी चीज़, इसको सुनने समझने के लिए जितने आप लोग पधारे हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक समय निकाला, कोई चीज़ को समझने का प्रयास किया, तो ये बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ा मैं मेरा परिचय बताता हूँ। मेरा नाम संदीप पाटीदार है, और मैं बेसिकली किसान परिवार से ही हूँ, और बचपन से ही मैंने खेती को, परंपरागत खेती, ज़मीन, इससे काफ़ी गहरा संबंध रहा है, और देखा है, समझा है। तो जो मेरा जीवन का जो हुआ वो शुरू से, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान की स्थिति को समझते हैं, किसान की परेशानी को समझते हैं,
और किसान जो खेती करता है उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि खेती करते समय क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से उत्पादन होता है, बड़ी मेहनत से हम हमारा उत्पादन तैयार करते हैं और एक मंडी के भाव के भरोसे हम पूरे 6 महीने साल भर की मेहनत का जो उत्पादन होता है वो हम मंडी में लेके जाते हैं और मंडी में ले जाने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि भाव क्या लगेगा, फिक्स नहीं है कि भाव यही होगा। तो किसान जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी एंड परिणाम नहीं है कि होगा क्या। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, समझी, इसको समझते हुए हमने आज पिछले 17 साल से एग्रीकल्चर में हम काम कर रहे हैं और हमने सबसे पहले खेती को करने का तरीका बदला कि सबसे पहले किसान को ये सोचना होगा कि जो मैं खेती कर रहा हूँ वो एक व्यापार है, उसको मैं व्यापारी की सोच से अगर मैं खेती करूँगा तो 100% मेरी जो खेती है वो एक लाभदायक होगी और जो मैं चाहता हूँ वो मेरी इकोनॉमी खेती में बढ़ेगी। तो ये सारे मॉडल पे हमने काम किया। कई किसानों को हम हर माह हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि वहाँ पे भी कई किसान कई देशों से आते हैं। इसके अलावा हमने कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिए हैं और आज से 17 साल पहले ही जो फसल परंपरागत किसान जो खेती कर रहे हैं उससे हट के हमने कुछ ऐसी फसलें सोची जिसमें किसान को लागत कम हो, मेहनत कम हो और एक अच्छा परिणाम हो। तो हमने औषधि खेती को बढ़ावा दिया। तो औषधि खेती में हमने कई जंगलों से बीज कलेक्शन किया, उसको फिर खेती में हमने उसको शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे हमने इन चीज़ों को करते गए और किसानों को भी समझाते गए। किसानों की एक आय बढ़ाने का हमने सबसे बड़ा प्रयास किया, जो आज हमारी वजह से कई किसान, युवा किसान और कई किसानों ने अपने नाम से प्रोडक्ट बनाए हैं और काफ़ी अच्छा एक सफलपूर्वक खेती कर रहे हैं। एक और हमारे युवा साथी आदरणीय हर्षित जी, आप आइए और अपना परिचय दीजिए। आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से इन्होंने अपना एजुकेशन किया है और विदेश से पढ़ के आने के बाद में इंडो इजराइल तकनीक से एवोकाडो की खेती करते आ रहे हैं। हर्षित जी प्लीज। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो यहाँ पे एकत्रित हुए एट दी ऑर्गेनाइजिंग टीम, कि आप लोगों ने समय निकाला यहाँ पे कुछ सीखने की इच्छा रखी। मेरा खेती में रुझाव हेल्थ एंड फिटनेस के थ्रू आया था। मैं यूके में हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ रुझाव अपना रखा था, मिक्स मार्शल आर्ट्स करता था, तो मेरी डाइट मेरे को एवोकाडो लेना पड़ता था। तो एक बार वहाँ पे पैकेट पे दिखा मुझे कि इस पर लिखा था सोर्स फ्रॉम इजराइल। तब मुझे लगा कि ये साउथ अमेरिका का फल अगर इजराइल में हो सकता है तो हम क्यों नहीं इसे इंडिया में उगाएं और इंडिया के कस्टमर्स को, इंडिया के मार्केट को इंडिया में उगाई हुई चीज बेचें। तो ये सोच के फिर मैंने इजराइल एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी। मैं इजराइल गया 2017 में, वहाँ पे मैं 1 महीना रहा, इसका काम सीखा। फिर 2021 में मैंने अपना फर्स्ट कंसाइनमेंट प्लांट्स का इंपोर्ट किया और उसके बाद से मैं इंडिया में प्लांटिंग मटेरियल तो सप्लाई कर ही रहा हूँ। मेरा खुद का 8 एकड़ का ऑर्चर्ड है जिसमें मैंने अभी फ्रूटिंग अचीव कर ली है और अब वो फ्रूट मार्केट में जाएगा और जिनको बेचना है उनके साथ भी MOU साइन हो गया है मेरा। तो ये रही है मेरी जर्नी अभी तक की। जी प्लीज। तांबे सर, अब मेरा सवाल आपसे, अपन अब बैठ के ही चर्चा करेंगे क्योंकि अपन फटाफट इसको करेंगे और भी सेशन अपने को करना है। तो अपन सीधे जो वास्तविक किसानों की समस्या बनी हुई है उसी पे चर्चा करते हैं और हर्षित जी से हम एवोकाडो खेती कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और संदीप जी से हम जो है औषधि खेतियों को मालवा क्षेत्र में हम कैसे ला सकते हैं और उस पर कैसे काम कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो तांबे सर से मेरा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर असल में आज के समय में समस्या क्या है? क्या हमारी मिट्टी बीमार हो चुकी है? हमारी मिट्टी में लगातार उत्पादन घट रहा है। आज से 10 साल पहले लागत कम थी, हमारा खर्च कम था और खाद की खपत कम थी, लेकिन उत्पादन बेहतर था। अभी उत्पादन लगातार घटता जा रहा है और हमारी लागत बढ़ती जा रही है। खाद किसान जो है लगातार ज्यादा डाल रहा है। तो इस पे बताइए कि मिट्टी के साथ ये क्या हो रहा है सर? आपका प्रश्न इतना अच्छा है कि पूरे सदन के बाद आपने इस प्रश्न में कह दिए और इसका बहुत बढ़िया जवाब है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक भाई मोटर चालू करने गया, उसने मोटर चालू करी और खेत पे गया दौड़ करके और वहां वो देखता है कि मोटर ने पानी नहीं पकड़ा। पानी क्यों नहीं पकड़ा? 10 मिनट हो गए,
लाइन भी चालू है, फिर दौड़ करके वो वापस फुटबॉल पाइप के वहां आता है, पहले मोटर बंद करता है और फुटबॉल पाइप उठा के देखता है कि फुटबॉल चोरी हो गया, फुटबॉल चोरी हो गया। 20 हॉर्स पावर की मोटर हो, अगर फुटबॉल नहीं हो तो पानी कैसे खींचेगी? अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मालूम पड़ी है वैज्ञानिकों को, इस खेत में तुम कितना भी डीएपी डाल दो, कितना भी यूरिया पोटाश डाल दो, पर ये कभी भी पौधों को उपलब्ध नहीं हो सकते जब तक कि इनको जमीन में से उठा करके पौधों के मुंह में, जड़ों के मुंह में देने वाले बैक्टीरिया नहीं हो। और ये बैक्टीरिया मर गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पंजाब, जहां पर 1 बीघा में 3 बोरी डीएपी डालने पड़ रही गेहूं में, 1 बीघा में 3 बोरी डीएपी और शानदार पैदावार ली रहा कितनी? 3 कुंटल। बहुत नाइंसाफी है। क्या हुआ? वो बैक्टीरिया मर गए। गोबर के खाद में जो बैक्टीरिया थे, अब गोबर का खाद इतना है नहीं, मारने वाले खाद हम डाल रहे हैं, पर बैक्टीरिया पैदा करने वाले खाद हमारे पास में नहीं है। ये एक कारण है कि इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद, इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डालने के बाद भी उत्पादन नहीं मिल रहा है। कारण है ये जीवों का मरना। जमीन नहीं मरती है, जमीन के अंदर के जीव मर गए हैं। बस इनको एक बार फिर से अगर खेती में तैयार कर लें तो आज भी समय है कि धीरे धीरे तुम कह दोगे डीएपी बनाने वालों को कि घुसेड़ ले पाछो थारी फैक्ट्री में। बहुत जोरदार सर, आपके जवाबों से और जो जनता बैठी है उनकी तालियों से हमें समझ आ रहा है कि आपकी बातें कहां तक पहुंच रही है। लेकिन सर मैं काउंटर करना चाहूंगा कि हमने समस्या समझ ली है कि आपने जैसे बताया कि पंजाब में आज 30 बोरी डीएपी बीघा की एकड़ की डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा ही वाटर लेवल का भी है कि मतलब अगर पंजाब में हो रहा है तो हम ये सोच के आराम से नहीं बैठे कि हमारे यहाँ नहीं होगा, वो तो पंजाब है, बहुत दूर है। क्योंकि मेरे पिताजी आज से 10 साल पहले जब पंजाब गए थे तो वहां पे किसानों से जब उन्होंने चर्चा करी थी तो इन्होंने वहां बताया था कि 500 फीट 600 फीट का हमारे यहाँ पानी का वाटर लेवल आ गया है नीचे, उस 10 साल पहले। आज तो 1000 फीट है। तो पंजाब के लोगों ने तब उनके ऊपर हंसते हुए कहा था कि क्या झूठ बोल रहे हो यार, 50 फीट पे पानी निकलता है। आज उसी पंजाब में 400 से 500 फीट वाटर लेवल चला गया है। मतलब अगर वाटर लेवल मध्य प्रदेश का गिरा और पंजाब का गिरा है तो पंजाब में जो यूरिया लोग डीएपी 30-30 बोरी डाल रहे हैं तो आने वाले 10 साल में मध्य प्रदेश में भी लोग डालेंगे। अगर समय रहते हमने जैविक की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सर समस्या तो समझ आ गई, लेकिन इसका समाधान क्या है? किसान शुरू कहां से करे? एक दिन में तो अब ये हो नहीं सकता है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? जैसे मैं अगर खेती करता हूँ, अभी मेरे को सोयाबीन बोनी है, सोयाबीन की तैयारी में मैं क्या करूँ कि मुझे दूसरे जो है खाद्यों की उपयोग कम करना पड़े, रासायनिक खाद्यों का उपयोग कम करना पड़े और उसकी बजाय जो है जैविक खाद का मैं कैसे उपयोग करूँ और शुरुआत कहाँ से करूँ? सर लगे हाथ इन्होंने दूसरा प्रश्न भी अच्छा पूछ लिया है। अगर ये बैक्टीरिया जमीन में स्थापित कर सको तो जैविक खेती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो खाली इन जीवों को एक बार दोबारा इस मिट्टी में अगर अपन ला सके तो खेती की समस्याएं हल हो जाएंगी। जितनी भी समस्याएं खेती की, ये कीड़े और बीमारी और ये सब इस बैक्टीरिया के मरने से हुआ है। अगर कमजोर शरीर है माँ का तो बीमारियां ज्यादा अटैक करेगी। सिर्फ एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बैक्टीरिया कहां होते हैं वो जगह मैं आपको बता दूं। नंबर 1 गोबर की कमी हो गई है। आज आधुनिक खेती में हमको ट्रैक्टर की जरूरत है, हकीकत है ये, मगर ये गोबर में ही बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। एक और चीज है जिसमें बैक्टीरिया बहुत होते हैं, जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया, वो इनकी पेशाब। हमने थोड़ी बहुत गाय भैंस पाली हुई है, पर उस गाय भैंस की पेशाब की कोई वैल्यू नहीं है। पेशाब में गोबर से ज्यादा बैक्टीरिया है। हमने गोबर की वैल्यू करी है, पेशाब की वैल्यू नहीं करी। नंबर 2 बात। तीसरी एक और चीज, जहां पर ये बैक्टीरिया है, ऐसी जगह जहां पर खेती नहीं हो रही है उस जगह पर बैक्टीरिया आज भी जिंदा है। ये 3 स्रोत है। 3 स्रोत से इनको ला करके, इनको ड्रम में डाल करके, इनको अच्छा खिलाओ पिलाओ
और कई खिलाना इनको बापड़ों को। खाली बेसन, बेसन में होता है प्रोटीन, डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन खाओ, तो इनको प्रोटीन खवाड़ो। ये एक कोठी अगर पानी है तो एक कोठी पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र और 1 किलो बेसन और साथ में डाल दो 1/2 किलो गुड़। ये गुड़ है, ये ग्लूकोज है। जब सुस्ती आती है इंसान को तो 1 कट चाय पी ले। ये 1 कट चाय इन बैक्टीरिया को भी जरूरत है और वो मिलेगी इनको गुड़ से। और वो जो चीज मैंने कही है कि तीसरा सोर्स जो बैक्टीरिया का है वो ऐसी जगह जहां पर खेती नहीं होती है वहां बैक्टीरिया आज भी है। चाहे वो हमारे गांव के झाड़ के नीचे की मिट्टी हो, चाहे वो हमारी सेड़ा की मिट्टी हो। और सेड़े पे भी अगर आपने खरपतवार नाशक डाला है तो वहां की मिट्टी मत लेना, वहां बैक्टीरिया मर चुके हैं। एक बार इनको ले आओ इस ड्रम में, इसके अंदर इनको खिलाओ बापड़ों को बेसन, इनको खिलाओ गुड़। रातों रात 48 घंटे में ये अभी लाखों की संख्या में है, ये करोड़ों अरबों हो जाएंगे। और इनके ढोल दो गऊ का आगे आगे उन्हें पानी में रेलवान में। देखो तो सही, आप बिना डीएपी के बोनी कर लो, अगर तुम्हारी एक दाना भी पैदावार कम हो जाए तो मैं तुम्हारे पास में खड़ा हूं। ये है खाली सब चीजों की एक दवा कि हम इन बैक्टीरिया को पुनर्स्थापित कैसे करें। अपनी पूरी दिमाग, पूरा जोर इसमें लगा दें। कम भी गोबर होगा तो चलेगा, खाली बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने के लिए उनको ये बेसन और गुड़ खिला दो बापड़ों को। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इनमें कोई नर मादा नहीं होती है। एक बैक्टीरिया 3 मिनट में 2 हो जाते हैं। ये 2 टुकड़े हो गए, ये 3 मिनट में फिर 2 हो जाते हैं। ये तो बहुत फास्ट बढ़ते हैं, खाली इनको प्रोटीन खिलाने की जरूरत है। ये आप करना तो शुरू करो। एक ही लक्ष्य लेके निकला हूं कि भोजन तो जहर से मुक्त रहे, भोजन तो जहर से मुक्त रहे, हवा भी हो अमृत जैसी, ये वस्त्र जहर से मुक्त रहे, जब करे थोड़ी थोड़ी जैविक खेती। थैंक यू। परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया, ठान लिया, ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। तुम ताना ना तुम ताना ना तुम ताना ना 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 तुम ताना ना 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 तुम ताना ना तुम ताना। सर बहुत ही जोरदार मार्गदर्शन आपका मिल रहा है हमें। और जैसा कि आपने कहा कि थोड़ी थोड़ी शुरुआत करो और बैक्टीरिया जमीन में बढ़ाओ और खेती को बेहतर बनाओ। ज्यादातर लोग इस बात को जानते भी होंगे लेकिन इस पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। अब ये समय की मांग है कि हमें इस ओर सोचना पड़ेगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य सहयोगी महिंद्रा ट्रैक्टर्स, महालक्ष्मी मोटर्स, अधिकृत विक्रेता महिंद्रा ट्रैक्टर्स, धार और इंदौर के डीलर लक्ष्मीदास जी, और सही फार्मिंग इनोवेशन से हमारे सह सहयोगी आदरणीय जितेंद्र पाटीदार जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों के इस कार्यक्रम में आपने अपना सहयोग दिया है। क्योंकि आप जैसे लोगों के कारण आज किसान नवाचार की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए दोनों ही संस्थाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिन लोगों के इन्होंने नाम बताए हैं और कोद के और कोद के आसपास के जो सीनियर लोग, वरिष्ठ लोग जो यहाँ आके बैठे हैं और इन बच्चों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि निकल पड़ा हूँ मैं मंजिल पर। ये इनका ग्रुप आपको कह रहा है कि निकल पड़ा हूं मैं मंजिल पर, देकर आपके हाथ में चाबी, आप हमें प्रोत्साहन देना, हम देंगे कामयाबी, हम देंगे कामयाबी। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां
हम लोग खेती की तरफ जागरूक हैं। यहाँ जो पूरा एक हॉल भरा हुआ है, एक एक व्यक्ति जागरूक है। ये ऐसे लोग हैं जो बिना लालच के आए हुए हैं। ये आगे हो के पास खरीद के इस कार्यक्रम को सुनने आए हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगले 2 घंटे 3 घंटे आप यहाँ से कुछ सीख के जाए। बस एक ही निवेदन है कि जल्दबाजी ना करें। उसके पीछे का कारण ये है कि जैसे मेरी अभी उम्र 30 वर्ष है, मैंने अपने जीवन का 1/3 समय सोने में बिताया है। 8 घंटे अगर मैं रोज सोता हूँ तो 1/3 समय मैंने सोने में बिता दिया है और ये जागने का समय है। आप सभी ने भी 1/3 समय सोने में बिताया है, तो कम से कम अगले 3 घंटे जाग के इस कार्यक्रम को हम बेहतर बनाएं और ये प्रयास के साथ हम आगे संदीप जी से इस कार्यक्रम की बेला को बढ़ाते हुए मेरा दूसरा प्रश्न संदीप सर आपसे है कि आज किसान पारंपरिक खेती में उलझा हुआ है सर, और नवाचार की तरफ जाने से डरता है और अगर जाने के बारे में सोचता भी है तो घाटे से घबराता है। सर, औषधि खेतियों में कैसा किसान का भविष्य हो सकता है, और आप अभी जिस प्रकार से औषधि खेतियों में काम कर रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि आने वाले 5-10 साल में भारत का आयुर्वेद बाजार और बढ़ेगा और किसानों को और फायदा होगा? सर, इसमें हमें मार्गदर्शन दीजिए कि औषधि खेतियों की हम शुरुआत कहाँ से करें, किन खेतियों से हम शुरुआत करें? देखिए, आज के समय अभी मैं ये शुरू करने के पहले कुछ पूछना चाहूँगा। जितने भी महानुभाव बैठे हैं, इसमें से कौन अभी वर्तमान में औषधि खेती कर रहे हैं? अगर कोई कर रहे हो तो हाथ ऊंचा कर सकते हैं। ओके। और जैविक खेती कोई कर रहे हैं? जैविक खेती, ओके। और बागवानी खेती, पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये देखिए, आज वर्तमान में हमारा भविष्य ये है कि किसान, अब यहाँ जितने भी बैठे इसमें से मैक्सिमम 2 या 3 लोग दिखे जो औषधि खेती कर रहे हैं और 2-3 लोग हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। मतलब कम से कम 400-500 लोग होंगे और 500 में से सिर्फ 4 लोग। तो जो चीज़ों की खेती, अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोग गेहूँ और सोयाबीन बो रहे हैं? सभी बो रहे हैं। तो वर्तमान में 500 लोगों में 495 लोग सोयाबीन और गेहूं बो रहे हैं, सिर्फ 5 लोग जैविक खेती और औषधि खेती कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं वो तो कई वर्षों से हमारे दादा परदादा भी खेती करते आ रहे हैं। तो हमें एक बोलते हैं ना, एक वो मिला हुआ है, गिफ्ट मिला हुआ है कि अगर परंपरागत खेती हम करेंगे तो सक्सेस होना ही है किसान को। मतलब किसान उत्पादन हर चीज़ कर सकता है, ये सबसे बड़ा किसान को वरदान है कि जो धरती माँ के अंदर अगर किसान खेती करेगा, तो अगर किसान को हम एजराइन टेक्नोलॉजी भी ला के दे देंगे कि ये फ्रूट बोना है, तो किसान वो भी पैदा कर सकता है। इतना किसान में हिम्मत है और इतना योगदान है। तो हमें सबसे पहले ये नहीं मानना कि ये खेती हमसे नहीं होगी या वो नहीं होगी, पर आज का वर्तमान समय ये है कि हमें हमारी दृष्टि, मतलब हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हम किसान तो है, पर हम किसान बन के व्यापारी बनना है। मतलब हमारी सोच व्यापारी रखनी है कि भाई मैं क्योंकि हमारा व्यापार क्या है? खेती। सबसे बड़ी जिस खेत पे हम मेहनत कर रहे हैं, तो व्यापारी भी अपनी मेहनत करता है तो दुकान पे करता है, तो अपने धंधे पे करता है तो वो भी एक मेहनत करता है, तो वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। इसी तरीके से हमें हमारी सोच को बदलना होगा। हमें हमारी ज़मीन को व्यापार की दृष्टि से देखना पड़ेगा, और व्यापार की दृष्टि से देखने के लिए सबसे पहले हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। अगर सोच बदलेंगे तो खेती में ऑटोमेटिक बदलाव आएगा, और उसको करने के लिए हमें कुछ हट के कुछ फसलें चयन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे खेत को समझना होगा, और ऐसी फसलों को आपको लगाना है जिसमें बाजार में मांग हो, डिमांड हो। आज देखते होंगे आप परंपरागत में भी, जैसे कभी प्याज के, लहसुन के भाव बहुत बढ़ जाते हैं, तो जब बढ़ जाते हैं तब किसान के चेहरे पे भी खुशी होती है और बड़ा लगता है कि यार इस बार तो हमने अच्छा कमा लिया। क्योंकि हर किसान की एक सोच यही है कि मुझे जो उत्पादन हुआ उसका एक सही मूल्य मिल पाए। तो औषधि खेती में ऐसा है कि अगर आप परंपरागत खेती से हट के अगर औषधि खेती करते हैं तो उसका मार्केट बहुत बड़ा है। भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी डिमांड है। हमारे भारत से कम ये मान के चलिए कि हर साल की अगर हम बात करें तो 8,000 करोड़ का औषधि जड़ी बूटियाँ एक्सपोर्ट होती है सिर्फ भारत से। और भारत में एक बहुत बड़ा अपन योगदान माने धरती माँ को कि जो जड़ी बूटियाँ हमारे भारत में हो सकती है वो
भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय देश में कहीं नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ा भारत की भूमि का वरदान है और उसी भारत के भूमि के आप किसान जो है खेती कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, परंपरागत खेती से हट के आपको औषधि खेती में जाना चाहिए। अगर आप औषधि खेती में जाएंगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं परंपरागत खेती में, उससे हट के, ऐसा जरूर नहीं कि आपके पास 10 बीघा है तो 10 बीघा से आप शुरुआत करो। आपको, क्योंकि हर किसान सबसे पहले देखता है प्रैक्टिकल, अगर रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो उसको बढ़ाएगा। तो अगर आपके पास 10 बीघा है तो आप 1 बीघा से शुरुआत करो, एक कोने से शुरुआत करो और उसकी खेती करो। उसको खेती करने के बाद जब आपको फ़ायदा लगे, आपको लगे कि हाँ मैं जो परंपरागत खेती कर रहा हूँ उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दुगना तिगना फ़ायदा हुआ है, तो आप उसके बाद इस खेती को हटा के और उस खेती को आप कर सकते हो। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है। दूसरा, जड़ी बूटी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज के समय में जो हम खेती कर रहे हैं तो हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, वो कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि हम जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसमें बीज हम कम देखते हैं, खाद पहले देखते हैं। अगर हमारे पास बीज बचा हुआ बचेगा, वो बीज भी हम बो देते हैं, क्योंकि बीज पे कभी हम दिमाग नहीं लगाते हैं। जो बीज आप लगाते हो वो बीज ऑलरेडी जो पिछले साल जो हुआ होगा, बचा हुआ होगा, उसको खेत में उपयोग करते हो। बाकी आप खाद का पहले देखते हो कि कहीं DAP, यूरिया और जो भी केमिकल खाद है वो पहले होना चाहिए। तो औषधि फसल में क्या है, खाद की ज़रूरत कम पड़ती है, उसको अगर आप खाद नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 1 बीघा में हम जो परंपरागत खेती में 20,000 50,000 रुपये कमाते हैं, तो औषधि फसल में हम लाख से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो हमें हमारी सोच चेंज करनी पड़ेगी और हमें ऐसी खेती में जाना चाहिए जिससे हमें अच्छा तरीके से एक लाभ मिल सके। सर, आपकी बात हमें समझ आई। पहला कि कहीं से भी औषधि खेती शुरू करें, मतलब खेत में थोड़ी थोड़ी जगह में हम शुरू करें। दूसरा, आपने बताया कि इसमें खाद कम लगता है परंपरागत खेती के मुकाबले। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि औषधि के नाम पे हमने जिन फसलों का नाम सुन रखा है, अश्वगंधा, सफेद मूंगफली, शतावरी, कालमेघ और तुलसी जैसी फसलों के नाम आमतौर पर हम सुनते हैं और आसपास के क्षेत्र में कुछ इक्का दुक्का किसान करते हैं। लेकिन ऐसी औषधि फसलें जो किसान को मुनाफा भी ज्यादा दे और उसकी लागत कम हो, सर शुरुआत में कम लागत में, कम इन्वेस्टमेंट में जिसका काम शुरू हो सकता है, रिस्क टेकिंग कम हो, जिससे कि किसान को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि कौन सी औषधि फसलें वो लगाए, जिससे उसको सोयाबीन और इन जैसी परंपरागत खेतियों के मुकाबले उसमें फायदा ज्यादा हो, लागत कम हो और खाद और इनका खर्च कम हो। सर, ऐसी खेतियों के बारे में सर अगर आप मार्गदर्शन देंगे तो हमें अच्छा रहेगा। देखिए, अगर हमें कम लागत में अधिक मुनाफा हो तो सबसे पहले जो हम खेती करते हैं वो 2 तरीके की है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। जो एक में हम सोयाबीन की बुआई करते हैं और एक में गेहूं की करते हैं। तो जब आप सोयाबीन के समय, बरसात के टाइम पे जो फसल आप करें तो उस समय आप कम लागत में अश्वगंधा लगा सकते हैं, चिरायता लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं। ये 3 फसल ऐसी है जो सेम टाइम पीरियड में इसका प्रोडक्शन आता है। अब बात करते हैं उत्पादन की और आय की। तो आज अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी अगर 1 बीघा से हम शुरुआत करें, मतलब मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि आज अगर हम सोयाबीन भी 1 बीघा में लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्पादन कितना होगा, 4 कुंटल 4 कुंटल सर एवरेज अगर निकाले और खूब अगर हो गया तो 5 कुंटल आखिरी। 5 कुंटल को अगर हम बाजार के भाव में देखेंगे तो क्या रेट में बिकता है? यही अभी तो अब बढ़ गया है, लेकिन अपन 5,000 रुपए का एक एवरेज पकड़ लेते हैं, 5 साल का एवरेज। अब हमें 25,000 रुपये आता है जब सोयाबीन की हम फसल करते हैं। अब 25,000 में सोयाबीन के बीज का भाव अगर हम काटेंगे, जो हमने बीज बोया है, प्लस हम खाद का, प्लस जो आप 3-4 महीने जो मेहनत करते हो, अगर आप यहाँ नहीं करो और कहीं और भी करो, 10,000 रुपये महीने के तो आदमी हो। में लगभग 50% से अबाव खर्च बैठ जाता है, क्योंकि बारिश। आप ये मान के चलिए कि आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का, अगर हम सब कुछ काट पीट के, अगर सही तरीके से प्रकृति ने साथ दिया तो। अब इसके एवज में आप अश्वगंधा लगा सकते हैं। अश्वगंधा में आपका खर्चा होता है मात्र 10,000 का, जिसमें सीड भी आ गया और उसका खाद भी आ गया। आपको उसके लिए कोई DAP, यूरिया की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आपके पास खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, वो दे सकते हो, नेचुरल खाद दे सकते हो। अगर वो भी नहीं हो तो 1,000 रुपये का ढेचा का बीज डाल दो और उसके बाद अश्वगंधा लगा दो, तो भी आपको खाद की जरूरत नहीं है। अब जब आप अश्वगंधा लगाओगे तो अश्वगंधा की भी फसल सेम टाइम पीरियड है। जब इसका निकलता है तो अश्वगंधा से आप 3 सोयाबीन में सिर्फ हम सोयाबीन लेते हैं, बाकी वेस्टेज फेंकते हैं। इसमें आप 3 तरीके से, तीनों उपयोगी है, मतलब पूरा पौधा उपयोगी है। जड़ आपको अलग बेचना है,
उसका बीज आपको अलग बेचना है, और जो पूरा बीज की डंडी होती है जिसको अपन बोलते हैं वेस्टेज, वो है पंचांग, वो भी अलग बिकता है। तो ये आपको 1 बीघा के अंदर 50 से 60 हज़ार का रिटर्न आता है, प्रॉफिट मिलता है। आज हमारा जो कार्यक्रम है, मतलब हमारा यही है कि अतिशयोक्ति की तरफ नहीं बढ़े कोई भी। और जैसे YouTube पे किसान आमतौर पे ये देख लेता है कि 1 बीघा से मैंने कमाए 2 लाख, 1 बीघा से कमाए फलाने ने 6 लाख, और वो देख के लगा लेता है, मुनाफा आता है, कम आता है, फिर वो उखाड़ के फेंक देता है। अपन अगर एक सेफ साइड चलें तो भी अश्वगंधा से सब खर्च काट के बुरी से बुरी स्थिति में कितना प्रोडक्शन आता है और उसका एक एवरेज भाव पिछले 5 साल से क्या बना हुआ है, उस आधार पर अगर मुनाफा देखे तो कहाँ जाएगा सर? देखिए, हमें YouTube देख के नहीं करना है, प्रैक्टिकल खेती बता रहा हूँ मैं। अगर आप अश्वगंधा करते हैं तो आपका खर्चा 10,000 आएगा निकालने का। सेम सोयाबीन में जो खर्चा आता है वो इसमें भी है, सिर्फ फर्क इतना है कि इसकी जड़ें हमें काट के अलग रखनी है अश्वगंधा की। अब इसके अंदर जो आज का समय पिछले 4 साल से, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं, मध्य प्रदेश में नीमच ही मंडी है इसकी औषधि फसल की। आप नीमच मंडी में जाके बेच सकते हो या हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो अपना माल बेचने के लिए। तो अगर हम अश्वगंधा की जड़ें की बात करें तो पिछले 4 साल से 100 रुपये किलो से नीचे भाव नहीं गया है, मतलब 10,000 रुपये कुंटल से नीचे अभी 4 साल का रिकॉर्ड है। 10,000 से ऊपर ही गया है, 25,000, 30,000, 35,000 तक गया है। और 1 बीघा का हम एवरेज माने तो जड़ें हम ज़्यादा नहीं, अगर कम से कम 2 कुंटल निकालते हैं और बीज इसका छोटा होता है तो 3 कुंटल बीज निकलता है, तो एवरेज हमारा 60 से 65,000 रुपये के आसपास बैठता है। एवरेज 40 से 50,000 रुपये बीघा का बच सकता है किसान को अगर सही से करे तो अश्वगंधा की एक खेती है और आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हर्षित जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब आपने अवाकाडो की खेती की शुरुआत करी थी तो आपके घर परिवार में क्या रिएक्शन था? क्योंकि अभी हाल ही में मैं एक गांव में गया था, हमारे पास का गांव है सरदारपुर तहसील का एक गांव है। वहाँ मेरे को एक आदिवासी समाज के हमारे भाई मिले थे, उन्होंने जाम का बगीचा लगा रखा था और बहुत ही सुंदर बगीचा था उनका, इतना शानदार बगीचा था कि हमारे एरिया में भी वो बगीचा नहीं देखा मैंने। तो जब मैंने उनसे चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि यार दादा, मैं ने मारो एक दोस्त हमारा दो ही है, हवेड़ थी हाथ तक झाड़का गाड़िया, घरवाड़ा है जमीन अलग कर दी थी हमारे कि अगर ये झाड़का लगाओगा तो हमारे घर में दम नहीं होगा। तो उनको 2 बीघा जमीन अलग करके उन्होंने दोनों दोस्तों ने मिलके वो फसल को लगाया और आज जब उत्पादन आया उनका तो उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। तो आज उनका पूरा परिवार उनकी यात्रा में साथ खड़ा है और परिवार ने और बगीचे लगवाए। तो ऐसे क्या आपके साथ कोई घटना घटी कि जब आपने अवाकाडो की बात करी तो आपके घर परिवार में, मित्रों ने या जान पहचान में लोगों ने कहा कि ये असंभव, ऐसा हो नहीं सकता है? देखिए, परिवार ने तो नहीं कहा, परिवार में फुल सपोर्ट था क्योंकि मैंने उनको काम करके दिखाया था। मैंने इजराइल में ट्रेनिंग की, उसके बाद इजराइल के एक्सपर्ट्स को इंडिया बुलाया, यहाँ पे सॉइल सर्वे किया, लैंड सर्वे किया, तो उनके समझ में आई चीज़ घर वालों के। लेकिन आसपास जब लोगों को, क्योंकि भोपाल, अब आप सोचे 2017 में मैं गया था इजराइल और उस टाइम अवोकाडो का छोटे गाँव में तो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, उस वक्त भोपाल में भी कोई नहीं जानता था। तो वहाँ पे जब मैंने बताया कि मुझे करना है तो लोगों का क्वेश्चन था कि ये यहाँ हो ही नहीं सकता और टेम्परेचर ज़्यादा है और ये तो साउथ इंडिया में ही होता है, ये तो कॉफ़ी एस्टेट्स में ही होता है। तब उसके बाद भी मैंने किया और अब मेरी कमर्शियल हार्वेस्ट आ चुका है, पेड़ पे लगा है और सितंबर में मेरा फर्स्ट हार्वेस्ट है जिसका ऑलरेडी मतलब मेरी सेल प्लान है। ठीक सर, अवाकाडो के बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे कि ये फसल किस चीज़ में काम आती है और इसका ज़्यादातर उपयोग किस क्षेत्र में होता है और इसका पिछले 5 साल का भाव क्या बना हुआ है और एवरेज बीघा का या एकड़ का क्या उत्पादन आप अभी ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा कि पिछले 5 साल का भाव कैसा क्या है, तो अवोकाडो ज़्यादातर इंडिया में 99% इम्पोर्ट ही हो रहा है और तंजानिया से इम्पोर्ट हो रहा है। पिछले 3 सालों में डिमांड 3 गुना बढ़ी है इम्पोर्टेड फूड की। ओके। और फायदे की बात यह है कि जब इम्पोर्ट का माल मार्केट में खत्म हो जाता है जी, तब इंडिया का सीजन शुरू होता है। तो इम्पोर्टेड मटेरियल डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है हमसे, तो हम जो मार्केट में इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइस सेट हो गई है वही या उससे अच्छी, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है तो वैसे ही प्राइस आपको मिलेगा। मार्केट में रेट 200 से 250 रुपए केजी होलसेल चल रहा है और आप
आपने दूसरा पूछा इसका यूज कहाँ होता है जी। तो यूज देखिए, इसको साउथ में मक्खन फल भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि इसको बटर का रिप्लेसमेंट माना जाता है और टोस्ट में इसकी चटनी लगा के खाई जाती है और बड़े शहरों में और विदेशों में इसका चलन काफी ज्यादा है। आमतौर पर इसको अमीरों का फ्रूट कहा जाता है। तो हर्षित जी, जैसे कि इनकी पर्सनालिटी से देखते हैं तो मैंने एक YouTube पे इनका वीडियो भी देखा था, उसमें मैं जब कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था तो किसी ने उसमें लिखा था कि भारत का सबसे स्मार्ट किसान। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी मिलते रहते होंगे सर। लेकिन अवाकाडो के बारे में अगर अपन जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बढ़े कि अभी यहाँ मान लीजिए मुझे अभी 1-2 एकड़ का अवाकाडो का एक बगीचा लगाना है, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कितने पौधे प्रति एकड़ मुझे लगाने होंगे, और जैसे आपने बताया कि 200-250 रुपए केजी का भाव अभी बना हुआ है, लेकिन अगर अपन पिछले 5 साल के भाव का एवरेज देखें तो क्या बना हुआ है, और इंपोर्टेड अवाकाडो के मुकाबले क्या भारत का जो उत्पादित अवाकाडो है उसकी भी उतनी ही क्वालिटी बन रही है जितनी इंपोर्टेड की है? ये तीनों के आप सर जवाब दीजिए। और लास्ट में ये कि अवाकाडो से अभी आप कितना प्रॉफिट वार्षिक बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो 1 एकड़ में 170 पौधे लगते हैं, ठीक है, और मेरे पौधे 2500 रुपए के हैं, तो 1 एकड़ में आपका जो खर्चा है पौधे लगाने का वो 4,25,000 का है। ड्रिप लगाएंगे 50,000 की ड्रिप लगेगी और बेड्स बनाएंगे तो 50,000 के बेड्स लगेंगे, तो मान के चलिए 5 लाख रुपए एकड़ के आसपास का फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक। लेकिन लगाने से पहले हमें मिट्टी की टेस्टिंग करनी पड़ती है। सॉइल में हम 3 चीजें देखते हैं मोटी मोटी, सॉइल सैलिनिटी, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल टेक्सचर। जब ये हमें मिल जाता है तब वैरायटी का चयन होता है। सर हाँ, इसको हिंदी में आसान भाषा में अगर आप समझाएंगे। सॉइल सैलिनिटी मतलब EC कितना है, pH कितना है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना है, मतलब खारी कितनी है सॉइल, pH क्या है, मिट्टी क्षारीय नहीं है, मिट्टी अम्लीय नहीं है, मिट्टी उदासीन होना चाहिए, जिसका pH 6.5 सभी अवाकाडो में कितना pH चाहिए? 6.5 से 7.5 के आसपास बढ़िया। ठीक है। अब उसके बाद जब वैरायटी सेलेक्ट हो गई तब आपने कहा कि क्या हमारा प्रोड्यूस दूसरे जो देश प्रोड्यूस होगा रहे हैं उससे कैसा है। तो हमारा, आप अगर कभी भोपाल आना हो तो आप खेत पे आइएगा, तो हमारा प्रोड्यूस की क्वालिटी इंपोर्टेड तंजानियन फ्रूट से तो ज्यादा अच्छी है। ओके। ऑस्ट्रेलिया के फ्रूट को हम मैच कर पा रहे हैं, लेकिन तंजानियन फ्रूट से हमारी अच्छी है क्वालिटी। आप जब ब्लिंकिट पे ऑर्डर करोगे अवोकाडो तो आप देखोगे कि 150 से 140 ग्राम का इतना सा फ्रूट आता है, हमारे खेत में 250 से 350 ग्राम का इतना बड़ा बड़ा फ्रूट आ रहा है अभी। ओके। और अभी एकड़ का किसान मतलब ये अवाकाडो कितने वर्ष में प्रोडक्शन देने लगता है और एकड़ का कितना प्रॉफिट बन रहा है सर? तो ये देखिए, बागबानी का फ्रूट है, 1 एकड़ में 170 लगते हैं। आप चाहो तो इंटरक्रॉपिंग में कोई औषधि भी लगा सकते हो या कोई दूसरी फसल ले सकते हो, क्योंकि बीच में पहले 2-2.5 साल काफी जगह रहती है। तीसरे साल से आपको कमर्शियल आउटपुट आने लगेगा। अगर आपने खाद पानी सब अच्छे से किया है, प्रूनिंग अच्छे से कर रहे हैं, तब आपको 1 एकड़ से 6 टन के आसपास मिल सकता है। लेकिन 6 टन में से आपको थोड़ा सा लॉस मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि सारा फ्रूट अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। किसी में फ्रूट फ्लाई लगती है, किसी में एंथ्रैक्नोज लगता है, किसी में कुछ लगता है। मतलब अपन 4 टन पकड़ के चलते हैं। 5 टन। अगर 5 टन प्रोडक्शन आ रहा है और 200 रुपए केजी होलसेल, तो 10 लाख का इससे मेरा मानना है हो जाएगा। और टर्नओवर और मेरा सितंबर में भी हार्वेस्ट होगा फ्रूट। ओके। तो आप जब देखोगे, मैं अपने वीडियोस और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डालूंगा कि कितने का बिका, क्या बिका, तो आपको एक्चुअल फील्ड की रियलिटी समझ में आ जाएगी। हर्षित जी के माध्यम से समझ आ रहा है कि अवाकाडो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का है, और अगर इससे देखें तो ये 10 लाख रुपए के आसपास का इनका एकड़ का टर्नओवर हो रहा है। और अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी पे जाए अपन सब, मतलब कि सब खर्च काट के एकड़ का किसान कितना बचा लेता है अवाकाडो? तो ये मैंने वही बताया आपको, ये बचत है, नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए बिका, ये मेरा मानना है। नहीं मानना नहीं सर, मतलब हो कितना जाता है? नहीं, अभी मेरा कमर्शियल हार्वेस्ट सब सितंबर में पहला आ रहा है जी। तो सितंबर में हम हर्षित जी का फार्म भी विजिट करेंगे सर, और अगर वाकई इतना अगर प्रॉफिट किसी खेती से हो सकता है तो निश्चित ही भारत
देश और दुनिया का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी नंबर 1 बनेगा अगर इस प्रकार की खेती हमारे यहाँ हो सकती है। तो मेरा अगला सवाल आदरणीय तांबे सर से है कि सर आपने बताया कि जीवामृत के बारे में आपने बताया कि उसके अंदर जो है गुड़ डालना है और बेसन डालना है और ये सारी चीजें डाल के जैसे अपने को काम करना है। तो अगर आज कोई किसान केमिकल खेती को छोड़ना चाहे, धीरे धीरे जैविक की तरफ जाना चाहे, तो शुरुआत कहाँ से करे ताकि नुकसान भी ना हो और जमीन भी सुधरने लगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ी देर बैठे जरा चर्चा का आनंद लें। आपसे निवेदन है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आखिरी में आवाज़ क्लियर नहीं हो रही हो? थोड़ा ये भी चेक कर लें, नहीं तो यहाँ हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहे, उनको आई नहीं रही हो, इसलिए भी कई बार हलचल शुरू हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आज केमिकल खेती कर रहे हैं। केमिकल खेती से मेरा कोई परहेज नहीं है, मेरा सिर्फ इतना सा है कि जिसके कारण खेती महंगी पड़ रही है, 20 किलो DAP की ज़रूरत है, उसकी जगह पे 1 बोरी डालना पड़ रही है। ये जो समस्या आई है ये उन जीवों के मर जाने के कारण है। आज की तारीख में अगर अपन जीवों को बढ़ा सकें, वो जीवामृत उनमें से एक वैरायटी है, एक विधि है जिससे कि अपन इन जीवों को बढ़ा सकते हैं। जीवों के होने से DAP रिजल्ट देगा, ये पोटाश, ये यूरिया, ये सब तब रिजल्ट देते हैं जब इनको उठा करके पौधे की जड़ के मुंह में देने वाला वो बैक्टीरिया वहाँ होगा। आप तो एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ कि मुझे अपने खेत में इन जीवों की संख्या बढ़ाना है, और एक चीज़ जिसके तरफ ध्यान नहीं गया है किसान भाइयों का और वैज्ञानिकों का भी ध्यान नहीं गया है, वो चीज़ है हमारे गांव की ज़मीन पे उगने वाला वो अटाड़ा। ये अभी आपका फर्स्ट टाइम जिसको अटाड़ा कहते हैं। ये गाजर घास ना आधा सीजन ये कुआड़ियो अब आया ये तुम्हारे यहाँ क्यों उगियो? तुमने तो बोयो नहीं। साल हुए आपको? उगायो किसने? वो ऊपर वाला ने। तो ऊपर वालों पागल नहीं है। इस आधा सीसी की एक ट्रॉली भर करके यदि आप खाद बना लो तो 7 बोरी पोटाश खाद है ये आधा सीसी। मैंने प्लांट किया और इके अपन किलो अटाड़ो इना पुआड़िया में यूरिया है, नाइट्रोजन है, अरे नहीं पुआड़िया के बापड़ा के आग लगे। तो ये गाजर घास में दुनिया का सबसे ज़्यादा मात्रा में बोरान है। दुनिया में कोई भी अटाड़ो ही नहीं। याद करो उस चौपाई को कि सकल पदार्थ है जगमाही, मूढ़मती नर पावत नाही। जैविक खेती करें, रासायनिक खेती भी करें, अगर मज़ा लेना हो तो मिली जुली खेती करें, बाकायदा डिस्को डांस करें, पर साथ में मटकी भी हो तो अच्छो रहे। मेरा शुरुआत का ये अनुभव है कि प्योरली ऑर्गेनिक नहीं करें, प्योरली जैविक नहीं करें, प्योरली फर्टिलाइज़र नहीं करें, दोनों का मिला जुला उपयोग करें। साल 2 साल बाद आपको मालूम पड़ेगा कि फर्टिलाइज़र धीरे धीरे कम करते चलो और जैविक बढ़ाते चलो तो अपने आप खेती लेवल पे आ जाएगी। और आज की तारीख में एक आपको बात बता दूं, गोबर की खाद कभी भी उनाड़ा मत लाको। गोबर की खाद लाखनो कब? जब बोनी हुई जाए, असो कसो हुई जाए। गोबर का खाद के बारीक करी ना आन फसल उगी जाए, उसका ऊपर से फेंकी दो यूरिया सर के। इको मजो देख जो, एक नयो प्रयोग कर जो। मैंने थोड़ा इनके पॉडकास्ट से हट के एक बात बता दी, ये याद आ गई मेरे को। अभी एक नई बात मालूम पड़ी है कि अगर खड़ी फसल में ऊपर से हल्को फुल्को ट्रॉली नहीं कुछ कुंटल ही फेंक दो तो ये जितनी बार पानी गिरता है तुम्हारे खेत में उतनी बार तुम्हारे खेत को, तुम्हारी फसल को खाद मिलता है। 10 बार पानी गिरा तो 10 बार खाद मिलेगा। दुनिया का ऐसा कौन किसान है अमीर जो अपने खेत को हर पानी के साथ में खाद दे सके? मगर यदि आपने ऊपर से इसको बिखेर दिया है बारीक खाद को तो तुम्हारी खेती ऐसी हो जाएगी। अगर कोई केमिकल से जैविक की तरफ आना चाहता है तो उसका स्वागत है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि साथ में दोनों शुरू में करें, फिर धीरे धीरे एक को हटाते चलेंगे, आपको खुद को महसूस होगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। औषधि खेतियों की अगर अपन बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा, आपने बताया कि अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं,
मान लीजिए मैं पारंपरिक खेती कर रहा हूँ और मेरे पास 5 बीघा जमीन है, तो मुझे औषधि खेतियों में किस खेती से शुरू करना चाहिए? अभी सोयाबीन की जगह कौन सी लगाना चाहिए, गेहूं की जगह कौन सी खेती लगाना चाहिए? और दूसरा सर मेरा सवाल है कि इसके लिए मार्केट कहाँ पे, हमें कहाँ जाकर ये माल बेचना चाहिए? और जहां तक मुझे जानकारी आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी काम करते हो, तो सर उसके बारे में भी बताइए। ये मेरा आपसे अंतिम सवाल होगा सर, तो आप इसको पूरी तरह से समावेश करने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से किसान औषधि खेती की तरफ बढ़े, ज्यादा मुनाफे वाली फसल कौन सी है, कम मुनाफे वाली और कम रिस्क वाली फसल कौन सी है, ये पूरा एक आप जवाब बना के हमें बताइए सर। देखिए, अगर हमें औषधि खेती या एक मॉडल तैयार करना है एग्रीकल्चर का, मैंने अभी बताया था कि खेती को अगर हम व्यवसाय की दृष्टि से देखेंगे तो हमें एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा, और मॉडल तैयार करने के लिए हमें मिश्रित खेती करनी पड़ेगी। मिश्रित का मतलब औषधि फसलों में भी कई तरीके की औषधि फसलें हैं, जो समथिंग 60 से 65 प्रकार की फसलें हैं, जिसको एक आप कमर्शियल रूप में कर सकते हैं। और इसकी खेती करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आज के समय में हर किसान अगर खेती करेगा औषधि फसल की या कोई सी भी, तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कंसल्टेंसी की, मार्गदर्शन, कि अगर किसान को मार्गदर्शन सही मिले तो किसान हर खेती कर सकता है। तो हमने भी इसके अंदर एक कंपनी की भी स्थापना की जो पिछले 17 साल से हम काम कर रहे हैं, और हमारा भी काम है कि अगर किसान को पहले मार्केट नहीं अगर पता हो किसी खेती का, औषधि फसलों का, तो हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं कि आप चाहो तो कंपनी को इस रेट में फिक्स एक रेट तय किया जाता है, इस रेट में आप कंपनी को अपना मटेरियल दे सकते हो उत्पादन करके। अब जो आप उत्पादन करोगे, किस तरीके से आपको खेती करना है, आपकी ज़मीन में कौन सा औषधि फसल की बीज चयन करना है, ये सारा हम आपको फर्स्ट से लेकर एंड स्टेज तक बताते हैं। किस तरीके से आपका जो ज़मीन है उसकी सॉइल टेस्टिंग आपको करानी है, सबसे पहले आपकी ज़मीन की जांच आपको करानी है, भूमि की। अब मिट्टी की जांच कराने के बाद हमें देखना है वो मिट्टी क्या हमारी इन फसलों में अडॉप्ट कर पाएगी, या उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र हमें देना है, वो सारी कंसल्टेंसी आपको मिलती है ज़मीन को देखते हुए। तो सबसे पहले अगर हम कोई खेती करें तो मिट्टी की जाँच करना ज़रूरी है। उसी के आधार पे, क्योंकि मिट्टी की जांच होगी तो हमें कम खाद की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी ज़रूरत है उतनी खाद की मात्रा हमें लगेगी, तो एक खर्चा हमारा ये कम होगा। दूसरा, औषधि फसल अगर आप करते हैं, जैसे आपके पास 5 बीघा है, तो 5 बीघा से आप शुरुआत 1 बीघा 2 बीघा से कर सकते हैं। तो जब उन फसलों को आप करते हो तो सबसे पहले आपको मार्केट देखना जरूरी है औषधि फसल में, क्योंकि सोयाबीन गेहूं में तो आपको पता है कि मंडी है। अगर औषधि फसल में अगर आपको खेती करनी है तो सबसे पहले आपको मार्केट देखना होगा। अगर आपके पास कोई मार्केट है, बायर है जो आपसे वो उत्पादन खरीद सके, तो आप उसकी खेती की शुरुआत करो। या अगर आपको पता है कि भाई आपको बाजार पता है कि मैं इसको उगा के वहाँ बेच सकता हूँ, तो आप औषधि खेती की शुरुआत करें, वरना आप बिना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के औषधि खेती की शुरुआत नहीं करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है आज के समय में कि हम उगा तो लेते हैं, बेचे कहाँ, और बेचने की समस्या के पीछे किसान खेती तो करता है, उत्पादन भी कर लेता है, उत्पादन करने के बाद उनको वो सही भाव मिल नहीं पाता है, फिर उसके बाद वापस किसान को घाटे का सौदा होता है। तो हमारी एक ही बात है कि खेती को घाटे का सौदा नहीं करना है, उसके लिए पहले ही हम एक रेट फिक्स करते हैं, उसी के आधार पे एक इकोनॉमिक्स तय होती है कि आपको 1 बीघा में अगर आप मेहनत करोगे तो इतना लाख, इतना आपको उत्पादन मिलेगा, इतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हमारा जो खेती करवाने का जो तरीका है वो सीधा है कि हम किसान को पहले ही बोलते हैं आज से आप भूल जाओ कि आप किसान, आपको सीधा बनना व्यापारी। खेती तो करना है पर आपको व्यापारिक सोच से करना है। कितनी लागत लगेगी, कितना पैरामीटर रहेगा, कितना खर्चा होगा, कितना हमारा टोटल एक्सपेंसेस होगा, और कितना हमारा उत्पादन होगा, और कितना हमारा प्रॉफिट होगा। अगर वो किसान सोच के अगर खेती करे तो 100% किसान को फ़ायदा होता है। और ऐसे कई किसान के मॉडल हमने तैयार किए हैं जो किसान खेती कर रहे हैं, और अलग अलग फसलें हैं, उस फसलों से ये कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट नहीं है तो आप कंपनी से जुड़ सकते हैं, या अगर आपने औषधि फसल कर रहे हैं, या अगर आपको कोई जैविक खेती हो गया, अनुबंध खेती करना है, तो हमने इसके लिए भी किसानों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार किए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारी जो कंपनी है, आप चाहो तो माटी तत्व ऐप करके आप डाउनलोड कर सकते हो। माटी तत्व ऐप, हमने एक ऐप बनाई है किसान के लिए। उस ऐप के अंदर जुड़ के आप वर्तमान में क्या हो रहा है, आने वाला फ्यूचर किस फसल का है, किसका भाव ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ें उस ऐप में हम बताते हैं। सिंपल भाषा में भी, अलग अलग लैंग्वेज में है। इसके अलावा आपके पास कोई मटेरियल है, कोई अगर आपने उत्पादन किया है
जैसे गेहूं ही आपने उत्पादन किया, अगर आपको गेहूं बेचना है, एक आप मंडी में जा सकते हो, एक उस ऐप के माध्यम से बायर सेलर का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके भी आप अपना उत्पादन का अपना रेट लिख के बेच सकते हो। क्योंकि हमारे पास कई इंडस्ट्री पूरे इंडिया में और इंटरनेशनल हमारे पास फैक्ट्रियाँ हैं जो उसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पिछले हम इस इंडस्ट्री में 17 साल से काम कर रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर अगर आपको औषधि खेती करनी है तो कौन कौन सी खेती करनी है वो भी हमने उस ऐप में दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग फसल का एक इकोनॉमिक्स देख सकते हो कि मुझे इतना खर्चा इसमें लगेगा, इतना प्रॉफिट होगा, तो जो आपको लगे वो आप चयन कर सकते हो। उसी के अंदर हमने एक सॉइल हेल्थ कार्ड और क्रॉप हेल्थ कार्ड भी बनाया है। सॉइल हेल्थ कार्ड से आप हमारे से जुड़ के अपने ज़मीन का जो नमूना है मिट्टी का वो लेके हमसे जुड़ के अपनी सॉइल सैम्पलिंग भी करवा सकते हो। हम सिर्फ सॉइल की मिट्टी की जांच नहीं करते हैं, जांच के आधार पे आपको पूरा मार्गदर्शन देते हैं कि आपके ज़मीन में ये कमी है, वर्तमान में ज़मीन की ये स्थिति है, अगर उसको आपको सुधारना है और खेती करना है तो आपको कौन सी विधि से करना है। विधि दोनों आपके पास रहती है, रासायनिक विधि से करना है या हमें जैविक विधि से करना है। अगर वहाँ आप बोलोगे कि मुझे रासायनिक विधि से करना है तो हम पूरा आपको जो कंसल्टेंसी वो रासायनिक खाद की देंगे कि आपको ये घटक मिला के एक फार्मूला तैयार करना है। जो फार्मूला, फर्टिलाइजर भी 2 तरह का होता है, प्राइमरी फर्टिलाइजर, सेकेंडरी फर्टिलाइजर। प्राइमरी फर्टिलाइजर हमें मिट्टी को देना है, सेकेंडरी फर्टिलाइजर हम फसल को देते हैं। तो प्राइमरी फर्टिलाइजर को कौन सा देना है, जो मिट्टी को ज़रूरत है वो हम आपको बताएंगे, उसी के आधार पे हम आपको पूरा बताएंगे खेती कैसे करना। अब सेकंड चयन आता है फसल का, तो सेकंड हमने क्रॉप हेल्थ कार्ड भी बनाया है। क्रॉप हेल्थ कार्ड जो अभी हमने जो बनाया है, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो वैसे मैं बता दूं कि औषधि फसलों में भी हमारी पहली ऐसी कंपनी है जिसने औषधि फसल को जंगल से कमर्शियल लेके आए हैं। पहले औषधि फसलों को कोई नहीं जानता था, तो औषधि फसलों का भी हमने प्रॉपर इकोनॉमिक्स बनाया, उसको एक कमर्शियल क्रॉप बनाया, उसकी एडेड वैल्यू बनाई और आज जाके मार्केट में काफ़ी अच्छा औषधि फसलों से भी लाभ हो रहा है। इसी तरीके से अभी पूरे भारत में हर किसान चाहता है कि मैं खेती करूं, मैं अच्छी फसल उगाऊं, मैं जैविक खेती करूं या जो भी है औषधि फसल, पर किसान को एक सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि एक्चुअल मुझे करना क्या है। समझना, सुनना, प्रशिक्षण सब किसान लेते हैं, पर बेसिक जब प्रैक्टिकल हम ज़मीन में जाते हैं तो ज़मीन के समय हमें नॉलेज नहीं मिल पाता है कि अब मुझे स्टेप अगला क्या करना है। तो हमने यही ध्यान रखते हुए एक क्रॉप हेल्थ कार्ड भी बनाया है। क्रॉप हेल्थ कार्ड हमने सभी फसलों का बनाया। ये भारत का पहला ऐसा ऐप है जो क्रॉप हेल्थ कार्ड का भी हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो आपका ज़मीन है सैटेलाइट डाटा एनालिसिस जियो टैगिंग के आधार पे हम आपके ज़मीन की वीकली पीएच, ईसी, एनपी के जो 5 पैरामीटर होते हैं उसका एनालिसिस हमारी टीम करती है और उसी के आधार पे आपके ज़मीन को क्या रिक्वायरमेंट है, हम ज़मीन की बात को समझते हैं। जैसे ज़मीन में मॉइस्चर है, वेदर है, क्या उसमें कब पानी देना है, जो हम पानी भी बिना अपनी मर्जी से देते हैं, जैसे नमी होती है हम पानी दे देते हैं, नमी खत्म होते है, हम उसी सॉफ्टवेयर से पूरा आपका क्रॉप कैलेंडर बनता है कि बीज कौन सी दिन को लगाना है, लगाने के बाद उसका जब जर्मिनेशन होगा उस स्टेज पे हमें पानी या न्यूट्रिएंट क्या देना है, फ्लावरिंग स्टेज पे हमें कितना खाद देना है और कितना पानी देना है। तो ये जो टेक्नोलॉजी क्रॉप हेल्थ कार्ड की है ये पूरी एक किसान के सारथी मतलब सपोर्टिंग की है, लगाने से लेकर उत्पादन तक का पूरा क्रॉप हेल्थ कार्ड में मेंशन किया हुआ है। कब कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कब कौन सा कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट देना है। इस क्रॉप हेल्थ कार्ड से सबसे बड़ा फायदा है कि हमें अगर खेती करनी है तो आज की जो वर्तमान का वेदर, टेक्नोलॉजी, ये सारा सब कुछ हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा आज के समय को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रॉप हेल्थ कार्ड में मेंशन की है। इसके आधार से सबसे बड़ा फायदा कि जो वर्तमान में आप जो खेती कर रहे हो, चाहे सोयाबीन की खेती करोगे तो जो वर्तमान में आप सोयाबीन की खेती कर रहे हो उसमें लागत सपोज करो खाद की 10,000 लग रही है, हमारी टेक्नोलॉजी में आपको 4,000 की लागत लगेगी। एक तो हमने जो एक मेन जो रिक्वायरमेंट है उसी को हमने कंटेंट को यूज़ किया है, दूसरा हमने न्यूट्रिएंट पे काम किया है कि एक्चुअल फसल को और ज़मीन को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए। जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन के जो 12 घटक होते हैं और फसल को जो चाहिए उसी न्यूट्रिएंट पे हम काम करते हैं। हम फर्टिलाइजर पे काम नहीं करते हैं कि हम आपको बोलेंगे पोटास दे दो, एनपीके दे दो, वो दे दो, ये दे दो, जिंक दे दो, ये कुछ नहीं बोलते। हमें खाद नहीं देना है, हमारे खेती के डॉक्टर हमें खुद बनना है। हमें खुद घटक मतलब जो कंटेंट होते हैं वो कंटेंट को लेके आना है और खुद घर पे खाद का फार्मूला बनाना है और खुद को ज़मीन के अंदर देना। इससे 3 फायदे हैं। पहला फ़ायदा, खेती के डॉक्टर आप खुद बनोगे, आप प्रॉपर उस खेत को समझ पाओगे और खेत के साथ फसल को समझ पाओगे। दूसरा, आपका खर्चा कम लगेगा। तीसरा, ज़मीन में बीमारी आने के पहले ही आप उपचार कर लोगे।
तो हमारी इस टेक्नोलॉजी में बीमारी ये मान के चलो कि 30% चांसेस है कि बीमारी अटैक करती है। बाकी इस टेक्नोलॉजी में आपकी ज़मीन में बीमारी भी अटैक नहीं करेगी, और करने वाली होगी तो पहले ही हम आपको बता देंगे। और सबसे बड़ा इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी है कि ये जो पूरा खेत है, अगर अपन एक मानते हैं 1 बीघा खेत है, 1 बीघा में हम 150 मीटर के स्क्वायर फीट को कवर करते हैं, ब्लॉक को। और जब हम खेत पे जाते हैं तो मेड़बंदी कवर करते हैं, या जहाँ तक नज़र आती है वो खेत हम देख लेते हैं कि सही है। इस सॉफ्टवेयर में पूरा खेत कवर होता है। तो सपोज करो किसी कोने में कोई वायरस या किसी प्रकार का इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो हम वहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं ताकि बाकी की फसल बर्बाद ना हो। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हम आराम से लेके एक बेहतर किसान, श्रमबद्ध किसान, धनवान किसान बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने ऐप के बारे में बताया, ये ऐप सारे गूगल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है। iOS में अभी 2 महीने बाद ओके, गूगल पे है। तो क्या नाम से सर ये ऐप? माटी तत्व करके है, माटी तत्व ऐप। माटी तत्व ऐप, ठीक है सर। माटी तत्व ऐप में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि सर अभी मोरिंगा की बहुत चर्चा है, पूरे देश में मोरिंगा पाउडर की चर्चा है। मोरिंगा मतलब कि फुलझना हमारे क्षेत्र में कहते हैं उसको। उसकी फली, उसके पत्ते और उसकी जड़ तक बिकती है। सर उसकी खेती कैसे होती है, बीघा में कितना उसमें खर्च आता है, कितने पौधे लगते हैं, और उसका मार्केट, क्या किसान खुद भी उसको बेच सकता है या फिर किसी कंपनी से उसे कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है? देखिए, जो सर ने पूछा है मोरिंगा का, तो मोरिंगा भी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। मोरिंगा के अलावा कई औषधि फसलों की डिमांड है। तो हम जो देखिए, मैं अभी फिर आपसे वापस एक ही बात बोलूँगा कि हमारी जो काम करने की जो सिस्टम है, हमारा एक ही सिस्टम है कि हम सबसे पहले किसान को एक ही दिशा बताते हैं कि धनवान कैसे बनना है खेत से। सीधी बात है, खेती करो और धनवान बनो। जब हम धनवान बनेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी सब बुद्धि आ जाएगी, सारी चीज़ें काम करना चालू कर देती। तो अभी आज के समय में वर्तमान में भारत में अगर देखा जाए तो अब मार्केटिंग की कमी नहीं है। अगर आप खुद किसान अगर अपने खेत में मोरिंगा उगाते हो और उगा के खुद अगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालते हो और उसका पाउडर बनाते हो, तो पाउडर भी आज के समय में 300 रुपये किलो बिकता है। और ये मान के चलिए कि अगर 300 रुपये किलो बिक रहा है और किसान का माल है, तो आज थोड़ा सा लोगों की सोच चेंज हो गई है, क्योंकि केमिकल और बीमारियां इतनी भयंकर इफेक्ट करने लग गई कि एक आम इंसान भी जो खाने की चीज़ें खरीदता है तो वो भी डरता है, क्योंकि केमिकल तो है पर उनको खाना है। तो आज अधिकतर लोग जो है सबसे पहले जड़ी बूटियों में आ रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों में इसलिए आ रहे हैं कि जड़ी बूटी से जो हमारी बीमारी है, जो शरीर में नुकसान है, वो जड़ी बूटियाँ कवर कर लेते। तो मोरिंगा भी एक सुपर फूड है जो इंसान को आयरन, विटामिन जिसकी कमी है वो मोरिंगा के पत्तों से भरपूर हो जाती है। तो किसान चाहे तो खुद खेती करे और खेती करके खुद ही अपने उद्योग लगा सकता है। उद्योग लगाने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही है, अलग अलग सब्सिडी है फूड प्रोसेसिंग में। तो आप खुद अपना ब्रांड बना सकते हो, अपना माल उत्पादन करके आप अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हो, और ब्रांड बना के बेचने में अब इतनी दिक्कत नहीं आती है जैसे पहले आती थी। तो मैंने जो आपको ऐप बताया, इसी ऐप में बहुत सारा एक और आपको मिलेगा जो हमारा ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन संस्था भी है। उस संस्था में आप निःशुल्क ट्रेनिंगें ले सकते हो। आपको जो भी अगर समस्या है वो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके संपर्क कर सकते हो। तो इसके अंदर आप खुद एक उद्योग भी निर्माण कर सकते हो। तो मोरिंगा का भी आप पत्तों का पाउडर बना सकते हो, उसको आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हो अपना ब्रांड बना के, वहाँ भी डिमांड है। इसके अलावा दूसरी भी कई फसलें, जैसे अश्वगंधा बताया, तो अश्वगंधा में भी आप अश्वगंधा की जो जड़ें हैं उसको डायरेक्ट भी बेच सकते हो अपने ब्रांड बना के, या आप उसका पाउडर भी बना सकते हो। तो आने वाले समय में इसका काफ़ी ज़्यादा भविष्य भी है, और वर्तमान में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी इतने लार्ज स्केल पे इसकी खेती हो नहीं रही औषधि फसलों की। तो इसके अंदर आप खुद का उत्पादन करके खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की जानकारी इनकी ऐप के माध्यम से हम ले सकते हैं। हर्षित जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल है आज का कि मैं कन्विंस हूँ, अगर मान लीजिए कि मैं 4 लाख रुपए एकड़ का खर्च करने के लिए तैयार हूँ, सभी किसानों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब हम, कि मैं कन्विंस हूँ कि मैं 4 लाख रुपए एकड़ का खर्च करता हूँ, अवाकाडो के पौधे लाता हूँ, लगाता हूँ, 3 साल में वो प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी अवाकाडो की बड़ी मंडी कहाँ है, माल कहाँ बेच सकते हैं,
दूसरा कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। मान लीजिए आज अगर इसका बाजार कम हो जाता है या माल बिकता नहीं है, बाजार डाउन हो जाता है, या मुझे लगता है कि मैं स्टॉक करूं, तो कितने समय तक इसको स्टॉक कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है? और आपका किसानों के लिए अंतिम संदेश क्या रहेगा वो आप बताइए। और एक आप नई योजना पे काम कर रहे हैं कि विदेश से कैसे कोई नई क्रॉप आप इंपोर्ट कर सकते हो, उस पर भी आप काम कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी अंत में देके बताइए। सबसे पहले तो आप शेल्फ लाइफ, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? एक, अगर आप प्रोसीड करते हैं तो अवाकाडो की जो खेती है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? मतलब शेल्फ लाइफ देखिए, इसमें क्या है, आपको एक बार पूरी फसल हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 2 से 4 महीने के बीच में कभी भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अर्जेंसी नहीं है कि आप फ्रूट पक गया तो आज ही तोड़ लो। ओके, आप 2 से 4 महीने रोक सकते हो पेड़ पे। दूसरा, अगर कोल्ड स्टोरेज में डालना है तो कोल्ड स्टोरेज में डालने के बाद आपके पास 1 महीना रहता है बेचने के लिए। तीसरा, आपने मंडी पूछा था, तो मंडी अगर देखा जाए तो आजादपुर मंडी दिल्ली और वाशी मंडी बॉम्बे और गुजरात में अहमदाबाद की मंडी और चंडीगढ़, ये अभी अपने इंडिया की सबसे बढ़िया मंडी है अपने पास, जहाँ पे इस रेगुलर इसकी खपत होती है। गुजरात को बहुत लोग ओवरलुक कर सकते हैं, लेकिन गुजरात में वाकई में बहुत बड़ा मार्केट है एवोकाडो का। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ब्रांचेस गुजरात मंडी में खोलूं। मैं खुद अभी फ्रूट सेलिंग में एंटर करने वाला हूं। और जैसे अवाकाडो में आपने बताया टोटल शेल्फ लाइफ, अगर मैं कोल्ड स्टोरेज में इसको डालता हूँ तो कितने महीने तक इसको स्टोर करा जा सकता है? कोल्ड स्टोरेज एक बार आपने तोड़ दिया तो कोल्ड स्टोरेज में 1 महीना। अच्छा, हाँ, एक बार तोड़ दिया, पेड़ से हट गया तो 1 महीने से 1 महीने से ज्यादा ये टिकता नहीं, मतलब आपको मार्केट में बेचना ही बेचना है। 1 महीना है आपके पास। ठीक है सर, ठीक है। और कोई जानकारी अवाकाडो के बारे में आप मैं सजेस्ट करूंगा, अगर किसी को भी करना है तो आप पहले छोटे से ट्राई करो। आप पहले मेरा फार्म आके विजिट करो, देखो, मुझसे मिलो, और फिर छोटे से ट्राई करो। और बहुत ही छोटा करना है तो 5-10 पौधे लगा के देखो। ठीक, आपको 1 साल में समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ कैसी आ रही है। पैरेलली आपको मेरे खेत के रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, वास्तविक रिजल्ट्स। तो आप फिर और कॉन्फिडेंटली जब बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते हो। अभी पूरे देश में कितने किसानों के साथ में आप अवाकाडो की फार्मिंग करें, मतलब आपके लगाने के बाद में अभी मध्य प्रदेश में कितने किसानों ने अवाकाडो लगाया है, क्या वाकई में वो सफल हो रहे हैं? हाँ। और दूसरा कि मान लीजिए अवाकाडो हम लगा लेते हैं और अगर उसका प्रोडक्शन शुरू में कम आता है तो उसको फिर क्या इंदौर जैसी मंडियों में वो बिकता है? देखिए, अगेन आपके 2 क्वेश्चन थे कि कितने किसानों को मैंने पौधे सप्लाई किए, तो मैं 18,000 प्लांट्स पैन इंडिया बेच चुका हूँ अभी तक के, और 17-18 स्टेट्स में सप्लाई करते हैं, और सबके यहाँ रिजल्ट आ रहे हैं। भोपाल में तो मैं, फिर मुझसे बड़े थे, उनका 15 एकड़ पर उनने भी लगाया है, उनके यहाँ भी रिजल्ट आ रहे हैं। और गुजरात, अरुणाचल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, सब जगह रिजल्ट आ रहे हैं प्लांट्स। अब आपने कहा आपकी यील्ड कम आती है, तो यील्ड कम आती है, आप तो मेरी ही हो, भोपाल जा से 4-5 घंटा दूर है, आप हमें माल भेज देना, हम खरीद लेंगे। अच्छा, आप ट्रेड भी करते हैं अवाकाडो? हाँ, और मेरे पास कोल्ड स्टोरेज भी। ओके, हम एप्पल की कोल्ड स्टोरेज का काम भी करते हैं, तो हम स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास 1500 मेट्रिक टन का कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर की स्टोरेज, तो उसमें परचेस करने में चाहे कितनी क्वांटिटी परचेस करने में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब इसमें अंतिम ये है कि दवाई क्या लगती है और अवाकाडो के पौधे में मुख्यतः कौन सी बीमारी आती है? हाँ। और एक ये कि मैंने जहाँ तक सुना है अवाकाडो का पौधा जो है वो मेल और फीमेल 2 पौधे लगते हैं तब वो प्रोडक्शन देना, तो उसके बारे में सर एक जानकारी दीजिए। ठीक है। अब इसमें अंतिम ये है कि दवाई क्या लगती है और अवाकाडो के पौधे में मुख्यतः कौन सी बीमारी आती है? हाँ। और एक ये कि मैंने जहाँ तक सुना है अवाकाडो का पौधा जो है वो मेल और फीमेल 2 पौधे लगते हैं तब वो प्रोडक्शन देना, तो उसके बारे में सर एक जानकारी दीजिए। इसमें मेल और फीमेल प्लांट्स कह सकते हैं, 2 टाइप के आते हैं, टाइप ए वेराइटीज और टाइप बी वेराइटीज। तो आपको 10 से 11% बी टाइप वेराइटीज लगाना जरूरी है, क्योंकि मधुमक्खी मेल फ्लावर पे बैठ के फीमेल फ्लावर पे बैठेगी, फिर क्रॉस पॉलिनेट करेगी। तो यूजुअली बी टाइप के प्लांट्स को ऑर्चर्ड के सेंटर, बागान के सेंटर में लगाना चाहिए, और बाकी जो मेल वेराइटी आती है वो दोनों साइड रहती है, इस तरफ और उस तरफ। मतलब 1 एकड़ में कितने मेल प्लांट और कितने 10% 10% मेल प्लांट चाहिए?
जैसे मैंने अगर एक पौधा मेरे घर पे एवोकाडो का लगाया तो क्या उस पे प्रोडक्शन आएगा? आ जाएगा, लेकिन जब कमर्शियली आप सोच रहे हो तब आपको यील्ड कमर्शियल वाली चाहिए ना, तब आपको दोनों चाहिए। अगर आप एक भी लगाओगे तो यील्ड आएगी, लेकिन उसमें हो सकता है यील्ड 30% 40% कम आएगी। हाँ। ठीक है, तो हमने हर्षित जी से जो मोटा मोटा समझा है, एवोकाडो फार्मिंग मध्य प्रदेश में और भारत में संभव है। दूसरा, इसका 4 से 5 लाख रुपए बीघा का शुरुआती इन्वेस्टमेंट है। 3 साल में प्रोडक्शन आता है। अगर अच्छा प्रोडक्शन रहे तो 10 लाख रुपए बीघा तक का इसमें प्रॉफिट होता है। 10 लाख रुपए प्रति एकड़ तक का प्रॉफिट होता है। 50 टन प्रति एकड़ का 5 टन प्रति एकड़ का एवोकाडो उत्पादन देता है। मेल और फीमेल दोनों प्रकार के पौधे उसमें लगाने होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हर्षित जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, भोपाल रहते हैं। जल्दी हम एक कृषि यात्रा निकालने वाले हैं जिसमें अलग अलग फार्म विजिट करेंगे सभी किसान। तो हम कोशिश करेंगे कि सितंबर के महीने में हम भोपाल जाएं, 25-50 किसान जाके एक बार एवोकाडो फार्मिंग को नजदीक से देखें, क्योंकि ये अमीरों का फ्रूट है और ये हमेशा मांग में बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग लगाने लगेंगे तो इसकी कीमत गिरेगी। इसकी कीमत नहीं गिरने का ये कारण है कि इसके कई उपयोग है। ये खाने में भी उपयोग आता है और स्किन प्रोडक्ट्स में भी इसका अच्छा खासा उपयोग होता है। तो हर्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और अगर कुछ अंतिम आप संदेश देना चाहते हैं तो आप बताइए। अगर आपको विजिट करना है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, इंडोसॉइल एवोकाडो नर्सरी भोपाल में है, आ जाएगा। आप बिल्कुल वेलकम है फार्म पे आके विजिट करने में। मैं आपको पर्सनली फार्म दिखा सकता हूँ। ठीक, तांबे सर, अब ये सेशन हम खत्म करने की ओर है। किसानों को जैविक की तरफ ले जाने के लिए कोई अंतिम संदेश आपका संक्षिप्त में आप दीजिए और हम अगली पैनल को फिर बुलाएंगे। 22 साल पहले टी चौधराम हॉस्पिटल में मेरी बेटी एडमिट थी। मैं वहाँ था 10 दिन के लिए। एक गाड़ी आती है दामनों तरफ से, स्कॉर्पियो, और उसमें से एक बाइक को उतारा जाता है। हमने कहा क्या हो गया? तो बोले कि डिलीवरी होने वाली थी, केस बिगड़ गया। जब उस बाइक को ऑपरेशन टेबल पर ले जाया जाता है, आधे घंटे के बाद में डॉक्टर आके कहते हैं सॉरी, क्या हुआ? बोले वो बाई मर गई। वो बच्चा? बोले बच्चा चला गया। अब क्या हालत हुई होगी अस्पताल के अंदर उन लोगों की जो लेके आए थे। 4 दिन बाद मैंने हिम्मत करके डॉक्टर से पूछा कि सर दोनों मर गए, कम से कम उस बच्चे को तो जिंदा निकाल लेते। तो उन्होंने एक जवाब दिया और उस जवाब में मेरी आंखें खुल गई। उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमने कोशिश की, जैसे ही टेबल पर लाए हमने पेट काट करके बच्चे को निकाला, पर बच्चा मर चुका था। क्यों? कि हमारी टेबल पे लाने के 1 मिनट पहले वो महिला मर गई। अगर वो बाई 1 मिनट पहले भी मर गई है तो उसके पेट का बच्चा जीवित नहीं रह सकता। इस उदाहरण से एक बात समझ में आती है कि मरी हुई माँ से जिंदा संतान पैदा नहीं हो सकता। ये जमीन हमारी माँ है। ये फसलें उसकी संतान है, वो जमीन की। अगर जमीन मरी हुई है तो मरी हुई जमीन में से फसलें कैसे पैदा होंगी? और अगर फसल पैदा करना है तो माँ को जीवित रहना जरूरी है। और जीवित का मतलब क्या? उसमें बैक्टीरिया होना चाहिए। और बैक्टीरिया का मतलब क्या? उसमें अच्छी मात्रा में देशी खाद होना चाहिए। डालो, आप जितना डीएपी डालना चाहते हो डालो। तो मेरा सिर्फ आपसे एक निवेदन है, उस मेरी मूल बात को याद रखना कि ये बैक्टीरिया हमारी मिट्टी में, इनका काउंट कुछ लाख रह गया है जो कि करोड़ों होना चाहिए। बस इसको एक बार पुनर्स्थापित कर दो, देखना ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। जैसा कि हमने प्लान किया था, पहले सेशन के समापन पे एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके पहले जो सबसे पहले हमारे दर्शक उत्तर देंगे उनका हम अतिथियों से मंच पे बुला के स्वागत करवाएंगे। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपको जवाब पता हो तो तुरंत हाथ खड़ा करना। हमारे साथी आपके पास माइक लेके आएंगे, आपको जवाब देना है। सबसे पहला जो सवाल है वो जैविक से ही संबंधित है कि अगर वर्मी कंपोस्ट बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला केचुआ कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला केचुआ कौन सा है?
आदरणीय विनोद जी ने सबसे पहले हाथ ऊंचा किया है, उनके सवाल लीजिए। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, अश्वगंधा की फसल लगभग कितने महीने में तैयार हो जाती है? भाई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं वहां, वो पीछे हाथ खड़ा कर रहे हैं। शुभ नाम भी पूछना उनसे। 4.5 महीने। सही जवाब, 4.5 से 5 महीने। जी आप आ जाइए, आप आ जाइए, आपका मंच पे हम स्वागत करेंगे। ऐसे जागरूक किसान चाहिए जो सेशन को ध्यान से सुन रहे थे। विनोद सर प्लीज आइए ना। तीसरा मेरा सवाल है, जैविक खेती में जीवामृत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक खेती में जीवामृत का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाना। चौथा सवाल है, शतावरी का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? शतावरी का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? बहुत ही आसान जवाब है, इसको ज्यादा मत सोचिए। आयुर्वेद में शतावर का उपयोग ज्यादा होता है और स्पेशली स्त्री रोगों में ज्यादा उपयोग होता है। स्त्री रोगों में, महिला रोगियों। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आइए आप। आखिरी सवाल है, मिट्टी परीक्षण में पीएच कितना होने पर सामान्य माना जाता है? 7। बिल्कुल सही जवाब। आप आ जाइए, आपका स्वागत है मंच पे। आज के हमारे पहले सेशन के 5 फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट। डॉक्टर विनोद जी पाटीदार वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने ये फास्टेस्ट फिंगर का बहुत अच्छा प्रयास था ये, और इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। ये अवेयरनेस है, जो नवाचार हम कर रहे हैं उस नवाचार का ये परिणाम है कि इसके परिणाम आ रहे हैं। बड़ी विनम्रता के साथ सम्मानीय लक्ष्मीदास जी, जो महिंद्रा ट्रैक्टर के अधिकृत विक्रेता हैं इंदौर और धार के, वे हमारे बीच में बड़ी सहजता से पधारे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत। प्रोग्राम है वो इनके द्वारा ही पावर्ड किया हुआ है, को पावर्ड बाय सही फार्मिंग। मैं धर्मेंद्र जी अग्निहोत्री, हमारे पत्रकारिता के बदनावर से पधारे स्तंभ, वे पधारे। उनके सम्मानीय लक्ष्मीदास जी के स्वागत के लिए पत्रकारिता की हमारी पूरी टीम यहाँ विराजित हैं। मनीष जी, धर्मेंद्र जी, पूरी टीम आ जाएं, एक अच्छा सा फोटो भी हो। बहुत अच्छा जी, सचिन जी बाहेती के पीछे की पंक्ति में अनूप जी जायसवाल, राकेश जी, और कोई नाम मेरे से छूट रहा हो, अनूप जी जायसवाल, वो भी आ जाएं। और हम सम्मानीय लक्ष्मीदास जी का स्वागत कर रहे हैं। लक्ष्मीदास जी पटेल साहब, जो इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य सहयोगी हैं और इंदौर और धार के महिंद्रा ट्रैक्टर की उनके पास डीलरशिप। हमारे सम्मानीय जितेंद्र जी से भी अनुरोध है सही फार्मिंग के कि वे भी मंच पर पधार जाएं। 1-2 मिनट फोटो हमारे जितेंद्र जी के आने के बाद पूरा किया जाए। जितेंद्र जी, सही फार्मिंग इनोवेशन। Oh,
जिनसे हमने स्वागत करवाया था उनका भी स्वागत करें। कलोरा से हमारे बीच में है धर्मेंद्र जी, मनीष जी शर्मा, पोप सिंह जी और सम्मानी बलराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी और सम्मानी मंच पर उपस्थित सभी सहयोगियों को, आदरणीय पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाम मेरे से छूट गया था, सम्मानी महेश जी पाटीदार, वे भी मंच पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश जी पाटीदार, विधायक प्रतिनिधि। बहुत ही अच्छा प्रयास समृद्ध किसान अभियान में भूमिपुत्र टीम के द्वारा किया गया। सम्मानी महिंद्रा ट्रैक्टर्स और सही फार्मिंग और किसान एसोसिएशन बदनावर, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद उनकी सहजता के लिए। सभी को मैं आमंत्रित करूंगा। आज बहुत अच्छा ये जो कार्यक्रम हुआ उसका पहला सत्र संपन्न हुआ नरेंद्र जी, संदीप जी और सम्मानी हर्षित जी के द्वारा। और इस समापन के बाद जो पहला है सम्मान, हम ऐसे किसान भाइयों का सम्मान कर रहे हैं जो नवाचार को अपनाए हुए हैं और क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानी सुरेश जी मेड़ा सिंदूरिया से, और उनके स्वागत के लिए रविराव जी खाचरोदा वे भी आए और हमारी टीम इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं। सुरेश जी मेड़ा सिंदूरिया जो हमारे क्षेत्र के एक नवाचार वाले किसान हैं, और उनके स्वागत के लिए रविराव जी खाचरोदा से हमारे बीच पधारे, वे पधारे। मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानी देवानंद जी पालोत्रा अंबोदिया, और उनके स्वागत के लिए सुनील जी किसान हितेशी दसई वे पधार जाएं। सुनील जी किसान हितेशी दसई और हमारे सम्मानी किसान हैं देवानंद जी पालोत्रा अमोदिया। सुनील जी पधार जाएं। पुर के किसान हैं, अमृत की खेती वाले, बहुत बढ़िया। मैं आमंत्रित करूंगा आप लोग मंच पे ही रहें। सम्मानी जिनका किसानों का स्वागत हुआ आप लोग मंच पे ही रहें 2 मिनट, एक अच्छा सा फोटो भी होगा। सुरेश जी रुके। बंटी भीमा जी दसई वे पधारें, बंटी भीमा जी दसई, और उनके स्वागत के लिए मनोज जी रतनपुरा पधारें। हमारे सम्मानी किसान हैं बंटी भीम जी दसई से जो हमारे बीच पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए मनोज जी रतनपुरा। किशोर जी प्रजापत और उनकी पूरी टीम, कण्व सेवा संस्थान, हमारे क्षेत्र की नहीं, जिले की नहीं, प्रदेश की नहीं, पूरे भारत में जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अनोखा कार्य किया है, ऐसी नंदकिशोर जी की टीम पधारे मंच पर, और उनके स्वागत के लिए सम्मानी रोहित जी पलवाड़ा। जोरदार करतल ध्वनि से हम अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। हम यहाँ पर उपस्थित हैं, इसको दर्ज कराने के लिए हमें आवश्यक है कि हम करतल ध्वनि से उद्घोष करें। पधारें नंदकिशोर जी प्रजापत और उनकी पूरी टीम। हमारे क्षेत्र की गांगी नदी कुमेड़ी से लेकर जहाँ चामला में मिलती है 35 किलोमीटर तक उसका जो सफ़र रहता है, उसके क्षेत्र में, उसके दोनों तटों पर, उसमें 12 महीने पानी रहे, इसके लिए ये भागीरथी प्रयास, भागीरथ जी गंगा को लाए थे और ये इसको जिंदा करने का काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करें। स्वागत है पूरी टीम का। सचिन जी भी पहुंचे और एक अच्छा सा फोटो भी होए। योद्धा कार्यकर्ता और हमेशा किसानों के हित में लड़ने वाले
ऐसे राकेश जी, उनका मंच पर स्वागत है इस समृद्ध किसान अभियान में। उनके स्वागत के लिए अनिल जी चटकिया। किनारे रब बख्शेगा तुझको किनारे। आमंत्रित हैं सम्मानीय अनिल जी पटवारी, अनिल जी पाटीदार साहब, छोटी खरसोद से हमारे बीच में है अनिल जी पाटीदार साहब। और उनके स्वागत के लिए सम्मानीय रवीन जी साकरिया, दोनों सम्मानीय पहुंचे। सेवफल की खेती का प्रयास इन्होंने शुरू किया है। हमारे किसान का स्वागत और सम्मान कर धन्य है सम्मानीय राकेश जी साकरिया। माना कि मुश्किल है सफर पर। आमंत्रित करूंगा लकी ड्रॉ के लिए। जो पहला लकी ड्रॉ है तांबे जी, सम्मानीय हमारे नरेंद्र जी तांबे साहब, वे आए और हमारे जो लकी ड्रॉ है उसकी ये पहली, ये जो आपने पास खरीदे थे वो सारे पास इसमें डले हुए, कोई एक पास निकलेगा। ऐसे 3 लकी ड्रॉ है। ये पहला लकी ड्रॉ होने जा रहा है। बहुत कृषि सेवा के विभाग की तरफ से लकी ड्रॉ दिया जा रहा है। जैसे 3 किसानों को अभी मिलेगा, अगले सेशन में फिर लकी ड्रॉ होगा। तो पहला लकी ड्रॉ हमारे आदरणीय नरेंद्र तांबे जी निकालेंगे। जिन भी किसान भाई का नाम है वो मंच पर आए और अपना लकी ड्रॉ कलेक्ट करें। सुजीत जी पालोत्रा महोदय, सुजीत जोरदार तालियां सुजीत जी के लिए। पालना है 3, इस पदक्रम में 3 निकले। विनोद जी नाम देने के लिए विनोद जी पधारे। विनोद कृषि सेवा केंद्र के सौजन्य से शंभूलाल जी खड़कीवाल और शंभूलाल जी खड़कीवाल और सुजीत जी ने ये तो जैसे कोई भी आ जाए। तीसरा निकालने के लिए हमारे महिंद्रा ट्रैक्टर से सहयोगी डीलर आदरणीय लक्ष्मीदास जी को बुलाना चाहूंगा। आए और एक लकीड़ा निकालिए किसान। सुन ओ मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा। रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंद